हाँ जी, स्टार्ट कहाँ से करना है? ट्रांसपायरेशन से स्टार्ट करना है। इससे पहले का पार्ट हमने कवर कर लिया इससे तो पहले के लेक्चर्स में। अब देखिए इसमें बात करेंगे ट्रांसपायरेशन में, तो मेजॉरिटी ऑफ चीजें तो आप देख चुके हो। कैसे कल वीडियो के कल जो मैंने आपको एनिमेटेड लेक्चर दिया था, उस एनिमेटेड लेक्चर में स्टोमेटा किस तरीके से ओपन होंगे, गार्ड सेल्स की स्ट्रक्चर क्या होगी, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर क्या होगी, किस तरीके से वाटर वहां एंट्री करेगा, मेजॉरिटी चीजें आप देख चुके हो। स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर कैसी होती है, हो चुकी है अपनी सारी बातें। एक बार फिर से उन्हें कवर कर लेंगे, टाइम ज्यादा नहीं लगने वाला आज। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोला गया ट्रांसपायरेशन है क्या चीज। ट्रांसपायरेशन की जब डेफिनेशन की बात की गई तो ये बोला गया कि प्लांट्स जो होते हैं, जो पादप होते हैं, वो बहुत भारी मात्रा में पानी को एब्जॉर्व करते हैं, बहुत भारी मात्रा में पानी को ग्रहण करते हैं, लेकिन उतना पानी वो काम में नहीं लेते, अपने शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में उतना पानी काम में नहीं लेते। फिर क्या होगा, जो मोस्टली ये पानी होगा वो पानी क्या हो जाएगा, वाटर वेपर के रूप में। अब यहाँ वेपर शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा, प्लांट से डिसअपियर हो जाएगा या फिर प्लांट से लॉस्ट हो जाएगा। उस चीज को अपने क्या बोल देंगे, ट्रांसपायरेशन। होगा किसके माध्यम से, ये होगा आपके एक प्लांट के स्पेशल ऑर्गन या स्पेशल पार्ट जिसे अपने कहते हैं स्टोमेटा के माध्यम से। क्लियर। देख लेते हैं लैंग्वेज में क्या बोला गया। Although large quantity of water are absorbed by plant from the soil, but only a small quantity of its utilized। यानी वही चीज प्लांट जितना पानी एब्जॉर्ब करता है उसका 99% तो वो कहाँ लॉस्ट कर देता है, ट्रांसपायरेशन में। केवल 1% पानी वो कहाँ यूज करेगा, अपने मेटाबॉलिज्म सिस्टम में। The excess of water is lost from the aerial parts। अब ये चीज ध्यान रखना, एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स यानी जो आपके सोइल से ऊपर वाले पार्ट हो, लेकिन सोइल से ऊपर भी तो कितने सारे पार्ट होते हैं। शूट पूरा का पूरा सोइल से ऊपर है। अब मैंने शूट बोल दिया तो मुझे स्टेम और लीव्स अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है। आप सारे लोग जानते हो कि अगर मैं लीव्स और स्टेम्स अलग अलग बोलूंगा देन वो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर मैंने शूट बोल दिया तो शूट किसे कहते हैं, स्टेम विद लीव्स। ठीक है। तने को अगर पत्तियों के साथ में एक सिंगल टर्म देना चाहूंगा तो मैं वर्ड यूज करूंगा शूट। एरियल पार्ट से अब मैं यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ शूट, मैं यहाँ पे वर्ड यूज नहीं कर रहा लीफ। आप सारे लोग जानते हो स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स पे, लेकिन फिर भी मैं एरियल पार्ट बोल रहा हूँ, लीफ नहीं बोल रहा, क्योंकि कुछ मात्रा में जो स्टेम होता है उसके माध्यम से भी ट्रांसपिरेशन होता है, और वो भी आपका क्या हो गया, एरियल पार्ट। इसलिए डेफिनेशन में क्या जाएगा, एरियल पार्ट से होना क्या, ट्रांसपिरेशन। आगे देखिए, प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ठीक है, सारे लोग जानते हैं इस चीज को, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है हमें इसमें। ट्रांसपायरेशन इज द एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सेल सर्फेसेस एंड इट्स लॉसेस थ्रू। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, सेल सर्फेसेस, यानी ट्रांसपायरेशन जो होगा वो हमेशा कहाँ से होगा, लिविंग सरफेस से होगा। ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, सेल सर्फेसेस लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अगर जनरली मैं एक क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक कटोरी है और एक बॉल है, उस बॉल के अंदर पानी रख रहा हूँ और उसे मैंने धूप में छोड़ दिया, तो वो भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, भाप बन करके उड़ जाएगा वहां से भी, लेकिन वो नॉन लिविंग सरफेस से उड़ेगा। ध्यान रखना इस चीज को, उसे अपने क्या टर्म देंगे, इवेपोरेशन। ठीक है, वाष्पीकरण। ट्रांसपायरेशन को हिंदी में बोल दिया गया वाष्पोत्सर्जन, उसे बोल दिया गया वाष्पीकरण, दोनों में डिफरेंस है। हाँ जी। एंड इट्स लॉस थ्रू द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। अब इसने फिर से वही चीज बोली है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। इसने अभी तक लीफ के बारे में नहीं बोला। अब ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कौन कौन सी है जहां से ट्रांसपायरेशन होगा, इट मे बी स्टोमेटा, इट मे बी लेंटिसेल्स एंड इट मे बी क्यूटिकल्स। अब देखिए स्टोमेटा के बारे में आप सारे लोग जानते हो कि रंध्र होते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं, पोर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टोमेटा, जानते हो आप सारे लोग। क्यूटिकल्स के बारे में भी आप सारे लोग जानते हो, आपने लीफ की स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देख ली। लीफ की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में आपने क्या पाया कि एक पत्ती थी, उसके ऊपर सबसे ऊपर और सबसे नीचे क्यूटिकल की लेयर पाई जा रही है। फिर क्यूटिकल की लेयर के जस्ट नीचे किसकी लेयर है, एपिडर्मिस सेल्स की लेयर है। बाद में जो लीफ थी, लीफ के बीच के अंदर किस चीज की लेयर है, मेसोडर्मल सेल्स, जो आपकी मेसोफिल सेल्स है, उनकी लेयर है। ये सारी चीजें हमने अंडरस्टैंड कर लिया। क्यूटिकल हमें पता लग गया कौन सा पार्ट है प्लांट का, लेकिन लेंटिसेल्स में फिर से आकर के डाउट हो गया कि ये लेंटिसेल्स क्या चीज है। तो पहले लेंटिसेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेंटिसेल्स क्या हो जाएगा, एक तरीके का पोरस टिश्यू है। पोरस का मतलब एक छिद्रित उत्तक है। ठीक है, एक पोरस टिश्यू है जो कहाँ पाया जाएगा, वुडी प्लांट्स में, यानी काष्ठीय जो पौधे होंगे, काष्ठीय जो पादप होंगे या पेड़ होंगे, उनके तने के अंदर, उनके तने के अंदर पाया जाने वाला एक पोरस टिश्यू है। इसकी जो सेल्स होंगी, उन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर गैप, क्या, इंटरसेलुलर गैप। अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ इंटर, ना कि इंट्रा। इंट्रा होता तो वो केवल एक ही सेल के बारे में बात होती, लेकिन यहाँ वर्ड यूज किया गया इंटर, यानी दो अलग अलग सेल्स के बीच में, दो कोशिकाओं के बीच में जो अवकाश होगा, वो अवकाश क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा पाया जाएगा, जिसकी वजह से जो टिश्यू बनेगा, सेल्स मिलकर के अल्टीमेटली टिश्यू का निर्माण करती है,
जो टिश्यू बनेगा वो टिश्यू क्या रहेगा, पोरस टिश्यू रहेगा। पाया कहाँ जाता है, स्टेम में पाया जाता है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि स्टोमेटल और क्यूटिकल टाइप का जो ट्रांसपिरेशन होगा वो लीफ से होगा, लेकिन लेंटिसेल्स वाला ट्रांसपिरेशन होगा ये कहाँ से होगा, ये आपके स्टेम से होगा। क्लियर। आगे देखिए, जनरली 99% वाटर जो एब्जॉर्ब किया जाता है वो ट्रांसपायरेशन के रूप में नष्ट कर दिया जाता है। ये बातें हम सारे लोग जानते हैं। ट्रांसपायरेशन को नेसेसरी इवल भी बोलते हैं, हम ये चीज भी जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ उठ करके आया कि ट्रांसपायरेशन को नेसेसरी इवल क्यों बोला गया। आपका जवाब यही होगा डेफिनेटली कि सर अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगा ना तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा वाटर का एक्टिव एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। आपने कल के लेक्चर में या परसों के लेक्चर में बताया था कि अगर एक्टिव एब्जॉर्प्शन करेगा यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो फूड बन रहा है उस फूड का कंजप्शन पूरा का पूरा हो रहा है, पूरा का पूरा कंजप्शन हो जाएगा, तो प्लांट स्टोर कैसे करेगा फूड को। प्लांट फूड को स्टोर नहीं कर पाएगा तो अपने फिर प्लांट से आपके प्रोड्यूस क्या प्राप्त करेंगे। ये सारी बातें आपने बताई। उसके साथ एक चीज और बताई आपने कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है किस चीज में, फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप क्या बनता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन्वायरमेंट को दे दी जाती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन इन्वायरमेंट को दे दी गई और फिर रेस्पिरेशन की रेट ज्यादा हो रही है तो रेस्पिरेशन को फिर से इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये इस चीज की वजह से भी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए भी हम चाहते हैं कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन ना हो वाटर का। ठीक है, हमें इतनी सारी बातें समझ में आ गई। लेकिन इसे नेसेसरी इवल क्या केवल इसी चीज के लिए बोल सकते हैं, और कोई कारण नहीं होगा नेसेसरी इवल बोलने का। जवाब है कि और भी कई सारे कारण होते हैं। लाइक एक कारण तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन की जो चीज है, वाटर एब्जॉर्प्शन एक्टिव मेथड से होगा तो सारी की सारी दिक्कत आ जाएगी। एटीपी की रिक्वायरमेंट रहेगी, हमें रेस्पिरेशन से आएगा, फूड की रिक्वायरमेंट रहेगी, स्टोर नहीं कर पाएगा, सारी बातें आप समझ चुके हो। लेकिन दूसरी चीज होता कहाँ से है ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन होता है स्टोमेटा से। पाया कहाँ जाता है स्टोमेटा, स्टोमेटा पाया जाता है लीफ में। ओके, होता क्या है, एक तरीके का लीफ के अंदर यूं मान लो छेद है, एक तरीके से लीफ के अंदर छेद है, उसे ही बोलते हैं स्टोमेटा। फिलहाल के लिए इतना मान लो। अब क्या बोला गया, इसको नेसेसरी इवल बोला गया। उस छेद का काम क्या था, क्या वो छेद केवल ट्रांसपायरेशन के लिए बनाया गया था। प्रकृति ने जब प्लांट्स को डिजाइन किया, ईश्वर ने जब प्लांट्स को डिजाइन किया तो स्टोमेटा की निर्माण केवल और केवल इस चीज के लिए क्या लिए किया क्या कि वो ट्रांसपिरेशन कर पाए। विकास आप बताइए, क्या स्टोमेटा मेनली ट्रांसपायरेशन के लिए बनाए गए थे। मतलब नेचर ने बनाए है ना, एक तरीके से प्रकृति की देन है। तो क्या वो स्टोमेटा जो बनाए थे प्रकृति ने वो केवल ट्रांसपायरेशन के लिए बनाए थे। विकास अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। नरेंद्र आप बताइए, क्योंकि शायद कोई इश्यू आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए आप, प्रवचन ले लीजिए। टीचिंग टू वे कम्युनिकेशन, प्रवचन वन वे कम्युनिकेशन, ध्यान रखना। करते हैं हाँ जी। क्वेश्चन मेरा था कि क्या केवल वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए इसे नेसेसरी इवल बोलेंगे, उसके अलावा और कोई चीज नहीं होगी जिसकी वजह से इसे नेसेसरी इवल बोला जाएगा। आंसर निकल के आया कि इसे और किस चीज के लिए, जो स्टोमेटा की संरचना की गई थी प्रकृति के द्वारा वो किस चीज के लिए की गई थी। वो की गई थी सर आपके क्या बोल दिया गया इसे, ताकि वो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर सके, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को ग्रहण कर सके। यानी मेनली वो गैसेस के एक्सचेंज के लिए वो एक पोर का निर्माण किया गया था। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपनी बातें करते हैं, हमें क्या है गैसेस एक्सचेंज के लिए नाक है, लेकिन क्या प्लांट्स में है वो स्ट्रक्चर, वो नहीं है प्लांट्स में। एक तरीके से जो स्टोमेटा है वो उनके किसका काम कर रहे हैं, उनके नाक का काम कर रहे हैं। अगर आप ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करना चाहो, हम नाक के माध्यम से क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। उसी तरीके से प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी वो इन्वायरमेंट से ग्रहण करेंगे। किसके माध्यम से ग्रहण करेंगे, स्टोमेटा के माध्यम से ग्रहण करेंगे। रेस्पिरेशन में उन्हें जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल करेंगे, अपनी आपके स्टोमेटा के माध्यम से फुलफिल करेंगे। इसलिए स्टोमेटा को तो मैं परमानेंट बंद कर नहीं सकता, मेरे पास रास्ते हैं स्टोमेटा को बंद करने के, ऐसा नहीं है मैं कर नहीं सकता स्टोमेटा को बंद। लेकिन अगर मैंने स्टोमेटा को बंद कर दिया तो उसको बंद करने के साथ मेरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी रुक जाएगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक गई तो रेस्पिरेशन के लिए सब्सट्रैक्ट नहीं मिल पाएगा, रेस्पिरेशन के लिए सब्सट्रैक्ट नहीं मिल पाएगा, वो एक अलग केस है, चलो सब्सट्रैक्ट मैं अलग से ले आऊंगा कहीं से। लेकिन रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो ये सारी दिक्कतें हो जाएंगी अगर मैंने स्टोमेटा को बंद कर दिया तो। और अगर मैंने स्टोमेटा को खुले रखा तो क्या होगा, वहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, ट्रांसपायरेशन होगा। जो वाटर अवेलेबल है किसके अंदर, आपकी लीव्स के अंदर, वो पानी क्या रहेगा, हीट और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को गेन करके सन से जो एनर्जी
एनर्जी आएगी, उस एनर्जी में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को गेन करके क्या करेगा, वहां से इवेपोरेट हो जाएगा एक तरीके से, या ट्रांसपिरेट हो जाएगा। क्लियर? इसलिए अपने अवॉइड नहीं कर सकते ट्रांसपायरेशन को, ये अनअवॉइडेबल है। क्लियर? आगे क्या बोला गया, ट्रांसपायरेशन इज मोस्टली टेकिंग प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। ठीक है, हम सारे जानते हैं कि मेनली तो स्टोमेटा के माध्यम से ही होता है ना, लेकिन होता 3 टाइप का है ट्रांसपायरेशन। कौन कौन सा? स्टोमेटिकल, लेंटिसेल्स और क्यूटिकल्स के माध्यम से। आगे देखिए, वही टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन फिर से डिस्कस कर लिए गए यहाँ पे, लेकिन हमने तो ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। कुछ एक बातें यहाँ पे और है, उनको फिर से देख लेते हैं। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, लीव्स के अंदर पाए जाएंगे स्टोमेटा, उनके माध्यम से अगर ट्रांसपायरेशन हो रहा है देन इसे क्या बोल देंगे, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। मेजॉरिटी में यही ट्रांसपिरेशन होता है, उसके अलावा जो कोई भी हो रहे हैं वो सारे के सारे अलग है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद में क्या बोला गया, आर यूजुअली मोर नंबर ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव्स। अब जो आपके स्टोमेटा है वो स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि स्टोमेटा लीफ के ऊपर वाली साइड पाए जाते हैं, नीचे वाली साइड पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा यानी रंध्र कहाँ पाए जाएंगे, जनरली पत्तियों के नीचे वाली साइड में पाए जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ भी वर्ड ऐड कर दिया जनरली, ध्यान रखना। जनरली वर्ड जैसे ही ऐड हो गया मतलब ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है, वो ऊपर भी पाए जा सकते हैं, वो इक्वल अमाउंट में पाए जा सकते हैं, लेकिन जनरली कहाँ पाए जाते हैं, नीचे वाली सरफेस पे। किसके? लीव्स की। मोनोकोट्स में बात करूंगा मैं, तो मोनोकोट्स के अंदर जनरली नीचे वाली सतह पे पाए जाएंगे, सरफेस पे पाए जाएंगे। अब मोनोकोट्स के कौन हो गए, ग्रासेस जितने भी सारे के सारे किस में आते हैं, मोनोकोट्स में। लेकिन वहीं अगर मैं एक्वेटिक प्लांट्स की बात करूंगा, एक्वेटिक यानी जलीय पौधे जिन्हें कहाँ लगाया जाता है, जो कहाँ ग्रो करते हैं, हाइड्रोफिलिक प्लांट्स की बात करूंगा अगर मैं, तो हाइड्रोफिलिक प्लांट्स में जो तैरते रहेंगे पानी की सतह के ऊपर, उनके अंदर स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, ऊपर वाली सरफेस पे। होपफुली क्लियर है, आगे देखते हैं। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब क्यूटिकल होता क्या है आप सारे लोग जानते हो, लीफ की स्ट्रक्चर आप सबने देखी हुई है, होपफुली प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा गलती से, उसमें आपने लीफ की स्ट्रक्चर देख ली होगी। लीफ की स्ट्रक्चर में क्या था, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जब हम देख रहे थे, एपिडर्मिस सेल्स थी, एपिडर्मिस सेल्स के बिल्कुल ऊपर क्या था, क्यूटिकल एक लेयर थी। क्लियर? क्यूटिकल की जो लेयर थी उसी लेयर के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। था क्या वहां पे, इस तरीके से लीफ थी, लीफ के ऊपर यहाँ कहीं कहीं तो बीच में क्या था, स्टोमेटा थे, कहीं कहीं तो स्टोमेटा थे, लेकिन बाकी ये वाला जो हिस्सा दूसरा रह रहा था, वहां क्यूटिकल की एक लेयर थी, और यहाँ कौन सी सेल्स थी, एपिडर्मिस सेल्स, और उन सेल्स के ऊपर क्या थी, क्यूटिकल की लेयर। यही था। अब क्या होगा कि जनरली क्यूटिकल जो होती है वो क्यूटिकल इम्परमेबल होती है, वाटर को बाहर नहीं जाने देती, वाटर को बाहर नहीं जाने देती, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में पानी यहाँ से बाहर निकल जाता है, और यहाँ से बाहर जैसे निकलेगा वो इन्वायरमेंट के टच में आएगा, इन्वायरमेंट के टच में आएगा, उसे सन से आई हुई एनर्जी की वजह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मिलेगी, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस या फिर वेपर में, और लॉस्ट हो जाएगा कहाँ, इन्वायरमेंट में। जितना ट्रांसपायरेशन एक प्लांट करता है उसका 10% कौन सा होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ लेंटिसेल्स क्या होती हैं, पोरस आपके टिश्यू होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, वुडी प्लांट्स जो होते हैं, काष्ठीय पौधे जो होते हैं, काष्ठीय पेड़ जो होते हैं, उनके तने के अंदर पाए जाते हैं, और इनके अंदर इंटरसेलुलर गैप ज्यादा होने की वजह से थोड़ा स्थान मिल जाता है किस चीज को, वाटर को प्लांट से बाहर निकलने का। वाटर प्लांट से जैसे ही बाहर निकला ट्रांसपायरेशन हुआ, आप जानते ही हो। ठीक है, अगर प्लांट से किसी भी फॉर्म में, सॉरी प्लांट से अगर वेपर फॉर्म में वाटर का लॉस हो रहा है तो उसे अपने क्या नाम दे देंगे, ट्रांसपायरेशन। प्लांट के अलावा वो कोई भी सरफेस से हो रहा होगा, अपने उसे क्या नाम दे देंगे, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, आगे देखिए, अब डिस्कस करते हैं स्टोमेटा के बारे में कि ये स्टोमेटा है क्या चीज। एक चीज हम जानते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन है, वास्पोसर्जन है, वास्पोसर्जन का चीफ ऑर्गन कौन है, स्टोमेटा। ये चीज अपने जानते हैं अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, स्टोमेटा आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मिस सेल्स। ये बात अपने कल डिस्कस कर चुके हैं, ये स्पेशलाइज्ड एपिडर्मिस सेल्स तो होगी, लेकिन फिर भी स्पेशलाइज्ड एपिडर्मिस सेल्स होने के बावजूद भी एपिडर्मिस सेल्स और गार्ड सेल्स, ठीक है, उनके अंदर हमेशा क्या रहेगा, काफी सारा डिफरेंस रहेगा, उनके अंदर क्या रहेगा, काफी सारा डिफरेंस रहेगा। बात करते हैं, हाँ जी, स्टोमेटा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मिस सेल्स है, ये चीज अपने डिस्कस कर चुके हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो एपिडर्मिस सेल्स होंगी उनमें और स्टोमेटल सेल्स में यानी गार्ड सेल्स में कुछ डिफरेंस पाया जाएगा। क्या डिफरेंस पाया जाएगा वो मैं आपको थोड़ा कल बता चुका हूँ, थोड़ा उसके बारे में और फिर से देख लेंगे अपने। डिफरेंस क्या था, मेनली डिफरेंस यही था कि जो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मिस सेल्स यानी गार्ड सेल्स होंगी, उन गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। बट डिफरेंस नहीं देखते, डिफरेंस अपने अगली स्लाइड में देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए मानो एपिडर्मिस सेल्स जो होंगी उनके अंदर और स्टोमेटल सेल्स के अंदर डिफरेंस होगा, वो एक जैसी नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, स्टोमेटा जो होंगे स्पेशलाइज्ड एपिडर्मिस सेल्स होंगे जो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ रहते हैं, ये लीफ की सरफेस पे,
जनरली कहाँ रहेंगे? टेरेस्ट्राइल प्लांट्स जो होंगे उनके लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। टेरेस्ट्राइल का मतलब क्या हो गया? स्थलीय पादप, जिन्हें कहाँ लगाया जा सकता है? अपने किसी सरफेस पे। हाइड्रोफिलिक प्लांट जैसे कि कौन से हो गए? जलीय पादप, ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो प्रत्येक जो स्टोमेटा होगा उसके अंदर दो किडनी शेप्ड सेल्स रहेंगी, दो किडनी शेप्ड सेल्स रहेंगी। उन सेल्स को बोलते क्या है? अपने उन सेल्स को बोला जाता है गार्ड सेल्स। अब मैंने फनी वे में आपको कल बताया कि गार्ड सेल्स से आप यहीं से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। गार्ड कौन होता है? एक तरीके से कौन? गेट कीपर। गेट कीपर का काम क्या होता है? दरवाजा खोलना और बंद करना। अब देखिए कुछ कॉलोनीज या कुछ सोसाइटीज होती हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? कई सारे एग्जिट होते हैं। उनके अंदर कई सारे एग्जिट होते हैं। हाँ जी, कहाँ थे? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में क्या था? गार्ड किसे कहते हैं? गेट कीपर को। गेट कीपर का काम क्या होगा? दरवाजा बंद करने का, खोलने का काम होगा। अब कई सारी कॉलोनीज होती है, सोसाइटीज होती है। सोसाइटीज में क्या दिक्कत रहती है? दिक्कत नहीं रहती। क्या सिस्टम रहता है? कई सारे एंट्री गेट होते हैं, वही एग्जिट गेट हो गए, लेकिन उनमें एक फिक्स टाइम रहता है। आप किसी सोसाइटी में जाओगे तो वहाँ एग्जिट एंट्री गेट में आप एंट्री ले रहे होंगे तो गेट पे लिखा होगा, एक साइन बोर्ड लगाया होगा कि ये जो दरवाजा है वो दरवाजा कितने बजे तक खुला रहेगा। रात को 11 बजे तक खुला रहेगा और 11 बजे बंद हो जाएगा। सुबह 5-6 बजे वोटेवर उनकी जो भी टाइमिंग रहती है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग बंद रहेगा। यानी उस चीज से, वही गार्ड सेल से उसी गार्ड को कंपेयर कर लिया, गेट कीपर को कंपेयर कर लिया और ये चीज मान लिया कि दरवाजे रात को रहेंगे बंद, सुबह रहेंगे खुले। स्टोमेटा के साथ भी ऐसा ही होता है। स्टोमेटा क्या रहेगा? सुबह के टाइम पे तो खुला रहेगा और रात के टाइम पे क्या रहेगा? बंद रहेगा। कारण क्या है इस चीज का? वो कारण अपने अगली स्लाइड्स में या आगे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए मानो ये कि स्टोमेटा टिपिकली दिन के टाइम में खुला रहता है और रात के टाइम में बंद रहता है। गेट कीपर का काम क्या? दिन के टाइम में गेट को खुला रखना, रात के टाइम में गेट को बंद कर देना। क्लियर? गार्ड सेल्स, इन्हीं का काम होगा स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का। गार्ड का काम ही होता है ना गेट को खोलने या बंद करने का। हाँ जी। शेप कैसी होती है इनकी? किडनी शेप्ड। लेकिन हमेशा क्या किडनी शेप्ड होती है गार्ड सेल्स की शेप? नहीं, हमेशा किडनी शेप्ड नहीं होती। जो मोनोकोट्स होते हैं, मोनोकोट्स के अंदर किडनी शेप नहीं होती, डंबल शेप्ड होती है। जो टेम प्लांट्स होते हैं उनके अंदर लेंटल शेप होती है। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेंगे सारी चीजों को अपने। उसके बाद में क्या बोला गया? इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल। ये मैंने कल आपको बताया कि जो गार्ड सेल्स होंगी उनकी जो अंदर वाली जो लेयर होंगी वो क्या होंगी? थिक यानी मोटी होगी। और बाहर वाली जो लेयर होंगी यानी कि सेल वॉल की लेयर होगी वो क्या होगी? पतली होगी, थिन होगी। ये चीजें अपने कल डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने आपको एपिडर्मल सेल्स और आपके गार्ड सेल्स के बीच में डिफरेंस बताया था उस टाइम। एक बार फिर से देख लेंगे। उसके बाद में क्या बोल दिया गया कि जितनी भी गार्ड सेल्स होती है वो सराउंडेड यानी चारों तरफ से घिरी रहती है। किसके माध्यम से? अब देखिए एक ही चीज को तीन नाम दे दिए इन्होंने। या तो एपिडर्मल सेल्स बोल सकते हो आप, या आप बोल सकते हो सबसाइडरी सेल्स, या आप बोल सकते हो एसेसरी सेल्स। अब इसको एसेसरी क्यों बोल दिया गया? एसेसरी का मतलब आप जानते हो, सहायक। ये किसी न किसी प्रोसेस में इनकी हेल्प करेगी। चलिए ठीक है, किसी न किसी प्रोसेस में हेल्प करेगी, हमने मान लिया। लेकिन गार्ड सेल्स क्या काम क्या करती? दरवाजा खोलने और बंद करने का, स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करती है। और डेफिनेटली ये जो एपिडर्मल सेल होंगी वो सेल भी दरवाजा खोलने और बंद करने में यानी स्टोमेटा को खोलने और बंद करने में ही हेल्प करेगा। किस तरीके से करेगा वो आगे देख लेंगे अपने। फिलहाल के लिए आप क्या देखिए, आपके सामने इमेजेस हैं, जिन इमेजेस में आप देख सकते हो किस चीज को? स्टोमेटा को। हाँ जी, सबसे पहले क्या है? बाहर वाली सेल्स की बात कर लेते हैं। ये जो सेल्स हैं वो सेल्स आपकी कौन सी होगी? वो सेल्स आपकी होगी मिजोफिल सेल्स। यहाँ पे लिखा गया है एपिडर्मल सेल्स, लेकिन आप इसे एपिडर्मल मत कंसिडर कीजिए। एपिडर्मल सेल्स आप इन्हें कंसिडर कीजिए। ठीक है, ये एपिडर्मल सबसाइडरी ये सारी एक ही चीजें हैं। ठीक है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उन्हीं के अलग अलग नाम है। ये एपिडर्मल सेल्स ऊपर वाली नहीं है, ध्यान रखना। ये कौन सी रहेंगी? मिजोफिल सेल्स। आगे देखिए, ये ऊपर वाली बाहर वाली जो ब्लू कलर से दिखा रखी है वो कौन सी होगी? मिजोफिल सेल्स। मिजोफिल सेल्स के बाद में जो स्टोमेटा के चारों तरफ जो सेल्स रहेंगी वो सेल्स कौन सी होगी? सबसाइडरी, एपिडर्मल, या फिर उन्हें अपने क्या बोल सकते हैं? एसेसरी सेल्स। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करेंगे अपने, उसके बाद में अगर बात करेंगे अपने, तो बाद में क्या बोल दिया गया? थोड़ा सा मैं ये फास्ट फास्ट बता रहा हूँ आपको, किस लिए बता रहा हूँ? क्योंकि इससे बहुत बेटर तरीके से आपने स्टोमेटा को समझ रखा है। ठीक है, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट करने वाली कोई चीज नहीं है, नई चीज नहीं है ना इसमें कोई, इसलिए मैं ये थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया? ये जो सेल्स है, जो ग्रीन कलर में जो आपको सेल्स दिखाई दे रही है वो सेल्स क्या है? सॉरी, आपके गार्ड सेल्स। वो क्या है? गार्ड सेल्स। अब देखिए, जो गार्ड सेल्स होंगी उनके अंदर आपको एक छोटा सा ग्रीन कलर दिखाई दे रहा होगा। ग्रीन कलर के सेल ऑर्गेनल्स दिखाई दे रहे होंगे। वो सेल ऑर्गेनल्स क्या है एक्चुअली में? वो है आपके क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं, यानी गार्ड सेल्स का क्या काम होगा? ये फोटोसिंथेसिस में भी यूजफुल रहेगी। क्लियर ना? ओके, गार्ड सेल्स हो गए। अब जब ये सेल्स क्या रहेंगी? टर्गिड रहेंगी। जब गार्ड सेल्स टर्गिड रहेंगी, फुली हुई रहेंगी पूरी तरीके से, उस टाइम स्टोमेटल पोर जो होगा वो ओपन हो जाएगा। और जब ये क्या हो जाएगी? फ्लैसिड यानी सिकुड़ जाएगी, उस टाइम क्या हो जाएगा? आपका स्टोमेटल पोर
बंद हो जाएगा। किस तरीके से होता है सारी चीजें अपने आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए आप केवल स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को देख लीजिए, जो यहाँ से बहुत बेटर हम कल पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें जरा टाइम स्पेंड मैं नहीं कर रहा। ये इसके पास की एसेसरी सेल्स है। एसेसरी सेल्स के अंदर सेल्यूलोज की सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, लेकिन इन साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये पढ़ चुके हैं आपने। लेकिन इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट वोटेवर जो भी बोलना चाहो आप, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। उसके बाद में वैक्यूल वैक्यूल वो सारी बातें वही है। अंदर वाली लेयर अगर आप देखेंगे तो ये सेल, ये आपके क्या है, गार्ड सेल्स है दोनों। इन गार्ड सेल की अंदर वाली सेल वॉल जो है वो क्या है, मोटी है। बाहर वाली जो वॉल है वो क्या है, पतली है। ये सारी बातें अपने कर चुके हैं इससे पहले, कोई नई बात हमने इसमें डिस्कस नहीं की। गार्ड सेल है, प्लांट सेल है, ऑब्वियसली इनके अंदर वैक्यूल पाई जाएंगी। ये गार्ड सेल्स के अंदर पाई जाने वाली वैक्यूल होगी, ये इसके अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियस हो गया। ये आपके एसेसरी सेल्स यानी जो एपिडर्मल सेल्स है उनकी वैक्यूल होगी, उनका न्यूक्लियस हो गया। सारी चीजें वही हैं, पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, अब डिफरेंस देखते हैं एपिडर्मल सेल्स और गार्ड सेल्स के बीच में। जो गार्ड सेल्स हैं टेक्निकली वो है क्या, वो है तो एपिडर्मल सेल्स ही, लेकिन उनके अंदर स्पेशलाइजेशन हो गया। वो किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए स्पेशल बना दी गई, स्पेसिफिक बना दी गई, ठीक है, यानी डिफरेंशिएटेड हो चुकी है वो उस काम के लिए। क्या बोला गया, गार्ड सेल्स है क्लोरोप्लास्ट, एपिडर्मल सेल्स डू नॉट। पढ़ चुके हैं अपने, इमेज में देख भी लिया कि एपिडर्मल सेल्स या एसेसरी सेल्स के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट नहीं था, लेकिन गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट था। कल जो वीडियो देखी थी, एनिमेशन देखा था, एनिमेशन में हमने ये चीज भी देख ली कि उनका कलर ग्रीन नहीं था। जो एपिडर्मल सेल्स थी उनका कलर ग्रीन नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है। क्लोरोफिल पिगमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो ग्रेना, थाइलेकोइड सारी चीजें पाई जाएंगी, उन्हीं की सरफेस पे तो पाया जाता है ना क्या, क्लोरोफिल पिगमेंट। और क्लोरोफिल पिगमेंट ही तो कलर देगा उसे, कौन सा, ग्रीन, इसलिए उनका कलर ग्रीन नहीं था। गार्ड सेल्स के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत छोटी होंगी, किसके कंपैरिजन में, एपिडर्मल सेल्स के कंपैरिजन में। ये बात भी अपने देख चुके हैं। गार्ड सेल की शेप के बारे में बात करेंगे तो इनकी शेप या तो किडनी शेप हो सकती है या इनकी शेप डंबल शेप हो सकती है। किडनी शेप किन में होंगी, जनरली डाइकोट्स के अंदर या डाइकोटिलिडोन्स के अंदर इनकी शेप कैसी रहती है, किडनी शेप। मोनोकोट्स के अंदर इनकी शेप कैसी रहेगी, डंबल शेप। मोनोकोट्स में भी कौन, स्पेशली ग्रासेस के अंदर। इसलिए जो डंबल शेप आपके ये होते हैं, क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स, इनको ग्रासेस सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है, या ग्रास टाइप भी बोला जाता है। उसके बाद में बात करेंगे तो सेल वॉल होगी गार्ड सेल्स की, वो यूनिफॉर्म नहीं होती, आप जानते हो। अंदर वाला हिस्सा जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगी आपके स्टोमेटा की, वो वाला सेल वॉल का पार्ट तो क्या रहेगा, मोटा रहेगा, और जो पीछे वाला पार्ट रहेगा, आउटर साइड रहेगी किस चीज की, गार्ड सेल्स की सेल वॉल की, वो पतला रहेगा। ये बातें भी आप देख चुके हो। जबकि एपिडर्मल सेल्स के साथ ऐसा नहीं होगा, वो बिल्कुल क्या रहेंगी, यूनिफॉर्म रहेगी उनकी क्या, सेल वॉल। क्लियर। ये होपफुली आपको डिफरेंस मैं कल भी बता चुका हूँ 2-3 बार, अभी भी बता दिए, तो इनमें टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं कर रहे। अब उसके बाद में अगला टॉपिक क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा का वितरण कहाँ कहाँ है, पाए कहाँ कहाँ जाते हैं स्टोमेटा। जब इनके डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के बारे में बात करूंगा तो आप सारे लोग जानते हो पाए कहाँ जाते हैं, ये पत्तियों पे पाए जाते हैं। पत्तियों के अलावा और कोई पार्ट पे नहीं पाए जाएंगे प्लांट में, लेकिन पत्तियों में भी कुछ बातें हैं, वो बातें अपने देख लेते हैं। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ बताया मैंने इनका, पत्तियों में इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो बातें अपने कर चुके हैं। किडनी शेप किसके अंदर पाया जाएगा, आपके डाइकोट्स में। डाइकोट्स के अलावा किसमें, कुछ मोसेस में, जिम्नोस्पर्म्स में, और कुछ एक मोनोकोट्स में भी। लेकिन डंबल शेप जो होगा वो किसमें टिपिकली पाया जाता है, मोनोकोट्स में, और मोनोकोट्स में भी स्पेशली किसमें, घासों में, ठीक है। अब मैं बात करूंगा वीट की, तो वीट क्या है, घास है। मैं बात करूंगा शुगर कैन की, वो क्या है, घास है। मैं बात करूंगा पेडी की, वो क्या है, घास है। आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन है, ये सारे के सारे ग्रासेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। कौन सी फैमिली से, ग्रेमिनी फैमिली, उसे घास फैमिली बोलते हैं। बेम्बू वो भी ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है, वो भी घास है टेक्निकली। हाँ जी, तो इस टाइप के डंबल शेप या बोन शेप जो आपके गार्ड सेल्स हो जाएंगी, उनको ग्रास टाइप भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो मोनोकोट्स होते हैं, जो ग्रासेस होते हैं, उनके अंदर जो गार्ड सेल्स पाई जाती है, उनकी शेप कैसी रहती है, डंबल शेप। इसलिए डंबल शेप को टिपिकली क्या बोल दिया गया, ग्रास टाइप, ठीक है। तीसरा कौन सा आ गया, कैम प्लांट्स, ठीक है। C3 C4 और कैम प्लांट्स होते हैं। तो कैम प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो कैसे रहेंगे, लेंटर्न टाइप के, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में ज्यादा नहीं आता, लेकिन आपको मोनोकोट्स और डाइकोट्स वाला ध्यान रखना है। लेकिन मोनोकोट्स में भी स्पेशली ग्रासेस जब आ जाए ना, तो डंबल, ठीक है, अदरवाइज क्या, किडनी शेप, ध्यान रखना इस चीज को। अब देख लेते हैं किडनी शेप की स्ट्रक्चर कैसी रहेगी। ये वाला जो स्टोमेटा है वो आपका कौन सा हो गया, किडनी शेप। अब देखिए, कुछ एक बातें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कुछ एक बातें अपने आगे जब मैकेनिज्म स्टडी करेंगे इनका, तो वहां आपको समझ में आ जाएगी। टर्म्स आपके वही रहेंगे। यहाँ इस लेक्चर को समझने के लिए फिर से आप लोगों को पता होना चाहिए डीपीडी क्या होता है, सक्शन प्रेशर क्या होता है,
ठीक है, वाटर पोटेंशियल क्या चीज होती है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या चीज होती है, टर्गर प्रेशर क्या चीज होती है। अगर ये चीज आपको पता है देन आपको लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज फिर से वही वाली बात हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा गार्ड सेल्स के बारे में, तो गार्ड सेल्स के अंदर क्या होगा, वाटर एंट्री करेगा। वाटर एंट्री कब करेगा, जब इनका डीपीडी ज्यादा होगा, या मैं बोल दूं डीपीडी ज्यादा होगा, या मैं बोल दूं सक्शन प्रेशर ज्यादा होगा, या मैं बोल दूं इनका ऑस्मेटिक प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा वाटर पोटेंशियल के बारे में, तो वाटर पोटेंशियल इनका अगर कम होगा तो इनके अंदर वाटर एंट्री करेगा। अब जितने भी मैंने कॉम्बिनेशन में बातें बोली हैं वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कब, जब आपने पुराना ये सारी चीजों के कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। अब देखिए, मानिए कंडीशंस अपने फेवरेबल है, वाटर एंट्री कर गया, वाटर एंट्री कर गया तो पानी जाएगा कहाँ, पानी जाएगा इसके कहाँ, वैक्यूल में। पानी कहाँ जाएगा, वैक्यूल में या टोनोप्लास्ट में। वैक्यूल या टोनोप्लास्ट में जब पानी जाएगा तो वैक्यूल या टोनोप्लास्ट क्या करेगा, टर्गर प्रेशर जनरेट करेगा बाहर की तरफ। टर्गर प्रेशर जनरेट करेगा, फिर से वही सेल वॉल कहेगा नहीं फैलना नहीं है, जितना अपने पास एरिया अवेलेबल है केवल उतना ही एरिया ऑक्यूपाई करना है आपने। वो कहेगा ठीक है भाई मैं पूरा का पूरा एरिया ले लेता हूँ। इसने पूरा का पूरा एरिया ले लिया तो क्या हो गई, सेल क्या हो गई, अब फैल गई एक तरीके से, ठीक है, टर्गिड हो गई पूरी की पूरी, स्पीति दाग उस पर पूरा का पूरा लग गया। इसकी वजह से जो शेप थी उसकी, अब शेप कौन सी थी, किडनी शेप। अगर उसमें टर्गर प्रेशर नहीं लग रहा था तो वो रिलैक्स पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं आराम से। लेकिन उसमें जब प्रेशर लग रहा है अंदर की तरफ से तो उसकी जो ओरिजिनल शेप है उसको वो शेप अटेन करनी ही पड़ेगी। तो इसने क्या कर लिया, अपनी किडनी शेप को अचीव कर लिया। जैसे इसने अपनी किडनी शेप को अचीव किया, ये साइड में हुई, ये साइड में हुई, बीच में खाली जगह बच गई। खाली जगह बच गई यानी क्या हो गया, अब स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया। स्टोमेटा क्लोज के बारे में बात करेंगे, टर्गिट, जब इसकी टर्गिडिटी खत्म हो गई यानी यहाँ से वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया, पानी यहाँ से बाहर निकल गया। तो पानी के यहाँ से बाहर निकलने के कारण क्या हो जाएगा, जो वैक्यूल्स है उन वैक्यूल्स में पानी की कमी आ जाएगी, टर्गर प्रेशर आपका कम हो जाएगा। टर्गर प्रेशर कम हो गया यानी ये रिलैक्स फॉर्म में आ गए, रिलैक्स फॉर्म में आ गए तो कोई जरूरी नहीं जो इनकी शेप है वो शेप को ये अटेन करके रहे। इस कारण ये क्या रहेंगे, बिल्कुल एकदम वो हो जाएंगे, शिथिल पड़ जाएंगे, और शिथिलता के कारण क्या हो जाएंगी, जो पोर होगा इनके बीच में वो पोर बंद हो जाएगा। ये मैकेनिज्म होगा इनका, सारा का सारा ये डिपेंड रहेगा ओस्मोटिक डिफ्यूजन पे, ठीक है, उसी के आसपास घूमता रहेगा। यानी आपको ओस्मोटिक डिफ्यूजन और ये डीपीडी, सक्शन प्रेशर, वाटर पोटेंशियल, ओस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर वाले कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर से दिक्कत आनी है आपको। इसलिए इनमें इतना टाइम लगाया था। इन सारी चीजों के बिना आप एसेंट ऑफ सेप नहीं पढ़ पाते, इन सारी चीजों के बिना आप वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ पाते, इन सारी चीजों के बिना आप ट्रांसपायरेशन नहीं पढ़ पाते। इसलिए इनमें अपने 3 दिन का टाइम लगाया था ताकि ये कैसे भी करके आप लोगों को समझ में आए। अल्टीमेट अपना गोल वही था। उसके बाद में देखिए, आपने देख लिया किडनी शेप के बारे में, अब डंबल शेप के बारे में बात करते हैं। तो ये जो आपकी गार्ड सेल्स होगी वो गार्ड सेल्स कौन सी है, डंबल शेप, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है इसका एग्जांपल, बाकी ज्यादा पूछते नहीं, जनरली किडनी शेप भी पाई जाती है, क्या चीज, स्टोमेटा। बाकी आपको ये अगर छोटी मोटी बुक्स में पढ़ोगे तो वहां पे हो सकता है आपको डंबल शेप के बारे में लिखा हुआ भी ना मिले, ठीक है। क्योंकि क्यों, क्योंकि मेजोरिटी जितने भी प्लांट स्पीशीज है उनके अंदर किडनी शेप ही पाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर अपने उसी चीज का गांठ बांध ले, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि हाँ जी होती तो 2 टाइप की है लेकिन वो कम होती है, ग्रासेस में पाई जाती है ना केवल। आगे देखिए, उसके बाद में क्या बोल दिया गया, स्टोमेटा का क्लासिफिकेशन बोल दिया गया। अभी तक हमने क्या चीज पढ़ ली, स्टोमेटा की शेप पढ़ ली कि 2 अलग अलग शेप पाई जा सकती है, उनकी जो गार्ड सेल्स होंगी उनकी अलग अलग शेप पाई जा सकती है। उनके अलावा स्टोमेटा की स्ट्रक्चर के बारे में हमने थोड़ा जान लिया कि हाँ जी स्पेशलाइज्ड एपिडर्मिस सेल्स होंगी, अंदर की सेल वॉल मोटी होगी, बाहर की सेल वॉल पतली होगी। उसके अलावा इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे यानी डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस भी करेगी। ये सारी बातें हमने जान ली। अब स्टोमेटा की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। बहुत इजी है लेकिन आपको याद रखने हैं क्योंकि इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होने के चांसेस रहते हैं। हाँ जी, देखिए सबसे पहला क्लासिफिकेशन किस चीज के आधार पे दिया गया, ये दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे। डिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में कह देते हैं जी वितरण। वितरण के आधार पर क्लासिफिकेशन दिया गया किसका, स्टोमेटा का। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कहूंगा वितरण, वितरण से मतलब क्या हो गया, उनकी लोकेशन से मतलब हो गया कि वो कौन सी जगह पे पाई जा रही है। क्लियर। अब देखिए सबसे पहला क्या, अब इनके जितने भी स्टोमेटा के क्लासिफिकेशन के नाम है, आप जैसे देखोगे एप्पल या मलबेरी टाइप, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा कि कौन से टाइप का होगा। आपको अगर मैं हाइपोस्टोमेटिक टाइप बोल दूंगा तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए, आप दिमाग लगा लो अपना। हाइपो का मतलब क्या, नीचे, हाइपोजियल एपिजियल वही वाला, हाइपो का मतलब नीचे,
स्टोमेटिक का मतलब स्टोमेटा यानी जो लीफ होगी, लीफ की नीचे वाली सरफेस पे जिनके अंदर स्टोमेटा पाए जाएंगे। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा कि मेजोरिटी जो टेरेस्ट्राइल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर नीचे वाली सरफेस पे पाए जाते हैं। जो पत्ती होगी, पत्ती की नीचे वाली सतह पे क्या पाए जाएंगे? आपके स्टोमेटा। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे प्लांट स्पीशीज में ऐसा ही हो। उसके साथ ही हमने दूसरी चीज पढ़ी थी कि जो जलीय पादप होंगे, जलीय पादपों में जनरली ऊपर वाली लेयर पे पाए जाते हैं। ठीक है, उसी के साथ हमने पढ़ा। लेकिन फिर भी स्थलीय जो पादप होंगे उनके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन पाए जाते हैं। वो कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा एप्पल या मलबेरी टाइप, उससे आप एक ही आइडिया लगा सकते हो। देखिए ये चीजें है क्या, इस चीज को थोड़ा सा समझ लिया उसके बाद में मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन एग्जाम्पल तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। इनके जो टाइप डिसाइड किए गए हैं, टाइप का नाम बोला गया है यहाँ पे, वो केवल और केवल इनके एग्जाम्पल के आधार पर लिया गया है। यानी एप्पल और मलबेरी, अब ये है दोनों के दोनों क्या, एप्पल यानी सेब, मलबेरी यानी आप जानते हो, ठीक है, फ्रूट क्रॉप है। तो ये जो फ्रूट क्रॉप्स होंगी इनके अंदर हाइपोस्टोमेटिक टाइप के स्टोमेटा पाए जाते हैं। यानी कि लीफ के नीचे वाली सरफेस पे क्या होंगे? स्टोमेटा होंगे। यानी एग्जाम्पल दे दिए गए किस चीज के अंदर? टाइप के अंदर। वाटर लिली टाइप, वाटर लिली क्या चीज है आप सारे जानते हो, जलीय पादप है। जलीय पादप है तो इसकी ऊपर वाली सरफेस पे क्या पाए जाएंगे? स्टोमेटा पाए जाएंगे। इसे टर्म क्या दे दिया गया? एपिस्टोमेटिक टाइप। एपी का मतलब ऊपर, स्टोमेटिक का मतलब स्टोमेटा, टाइप का मतलब टाइप। ठीक है, यानी वाटर लिली क्या चीज है? जलीय पादप है। अपने ये दो कंसेप्ट तो समझ रहे थे और वो चीज भी समझ गए कि जो टाइप बोला गया है वो टाइप इनके एग्जाम्पल के आधार पर बोला गया है। यानी वाटर लिली एक क्रॉप है जो एक जलीय क्रॉप है, और जलीय क्रॉप के अंदर स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? ऊपर वाली लेयर पे। बाकी इनके एग्जांपल्स और भी दिए गए हैं, जैसे वाटर लिली हो गया वगैरह वगैरह, एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में बोला गया है यहाँ पे। उसके बाद में कौन सा आ गया? पोटैटो टाइप। उसके बाद में कौन सा आ गया? पोटैटो टाइप। पोटैटो टाइप की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें जो स्टोमेटा होंगे वो पाए तो ऊपर और नीचे दोनों ही सरफेस पे पाए जाएंगे। ऊपर वाली सरफेस पे और नीचे वाली सरफेस पे दोनों जगह ही पाए जाएंगे, लेकिन ज्यादा पाए जाएंगे लोअर सरफेस पे और कम पाए जाएंगे कहाँ? अपर सरफेस पे। यानी एक पत्ती के ऊपर और नीचे दोनों जगह रंध्र पाए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा रंध्र केवल नीचे वाली सतह पे पाए जाएंगे, ऊपर थोड़े रंध्र पाए जाएंगे। क्लियर ना? इस टाइप के जो स्टोमेटा होंगे उन्हें नाम दे दिया गया एम्फीस्टोमेटिक। अब यहाँ एक नई टर्म अपने सामने निकल के आई है, एम्फी। आप इस टर्म को अभी से पक्का कर लीजिए। एम्फी का मतलब होता है उबे। एम्फी का मतलब होता है उबे। उबे का मतलब क्या हो गया? कि दोनों के गुण होना, उसमें दोनों के गुण होना। जैसे अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि कोई एम्फी टाइप का क्रिएचर है, तो एम्फी का मतलब क्या हो गया? अगर मैं ह्यूमन के लिए बोल रहा हूँ तो उसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स हो। ठीक है, यानी एम्फी क्या हो गया? उभय धर्मी। यानी उसमें दोनों जो दो टाइप है, उन दोनों टाइप के कैरेक्टर्स अगर कोई एक ही चीज के अंदर पाए जा रहे हैं, उनके लिए हमेशा वर्ड यूज होगा एम्फी। क्लियर? ओके। यहाँ देखिए क्या बोला गया पोटैटो टाइप के अंदर, कि इसके अंदर लोअर सरफेस और अपर सरफेस दोनों जगह, पत्ती की निचली सतह और ऊपर वाली सतह दोनों जगह ही क्या पाए जाएंगे? रंध्र पाए जाएंगे। लेकिन ज्यादा रंध्र नीचे वाली सतह पे होंगे, कम रंध्र ऊपर वाली सतह पे होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद में बोल दिया गया ओट टाइप। एग्जाम्पल देख लेना इनके थोड़े थोड़े, बाकी एग्जाम्पल से इतना ज्यादा नहीं पूछते, ये इस चीज से पूछते हैं हाइपोस्टोमेटिक कौन सा है, एपिस्टोमेटिक कौन सा है, एम्फिस्टोमेटिक कौन सा है। लेकिन फिर भी आपको कुछ एक एग्जाम्पल तो पता होने चाहिए, एटलीस्ट वो एग्जाम्पल पता होने चाहिए जिनके नाम पे इनका क्लासिफिकेशन दिया गया है। जैसे एप्पल या मलबेरी टाइप, वाटर लिली टाइप, पोटैटो टाइप, ओट टाइप। ओट टाइप के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो लोअर सरफेस और अपर सरफेस दोनों पे पाए जाएंगे, लेकिन दोनों पे एक समान मात्रा पे पाए जाएंगे। ठीक है, अगर ऊपर जितने हैं तो उतने ही कहाँ होंगे? नीचे वाली सरफेस पे। ये चीज ध्यान रखना। इसके लिए इसे क्या बोल दिया गया? आइसोस्टोमेटिक टाइप। आइसो का मतलब क्या हो गया? एक समान। आइसो का मतलब क्या हो गया? एक समान। देखिए यहाँ कोई नई बातें निकल के नहीं है, ये हाइपो वर्ड आप यहाँ से पहले पढ़ चुके हो। मैं हमेशा से आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ रूट वर्ड्स पे फोकस किया कीजिए। उसके बाद में एपी वर्ड आप पढ़ते हुए आ रहे हो। एमपी वर्ड डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन हमने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो हमारे सामने एमपी वर्ड पहली बार आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आइसो के बारे में बात करें तो आइसो भी आपने बहुत बार पढ़ रखा है। आइसोगेमी, अगर दो गैमेट्स बन रहे हैं, मेल और फीमेल के अंदर गैमेट्स बन रहे हैं और गैमेट्स का साइज एक जैसा है, तो उसे क्या बोलते हैं? आइसोगेमी। ठीक है, कहाँ भी कहीं भी देख लेना आप, आइसो वर्ड यूज करते हैं किसके लिए? जब समान हो क्या चीजें, दो चीजों के बारे में बात करें और दोनों एक समान हो। यहाँ किन दो चीजों के बारे में बात हो रही है? कि एक पत्ती है, उस पत्ती की नीचे वाली सरफेस और ऊपर वाली सरफेस पे स्टोमेटा पाए जा रहे हैं और दोनों सरफेस पे इक्वल अमाउंट में पाए जा रहे हैं। क्लियर? उसके बाद में कौन सा बोल दिया गया? पोटामोजिटोन टाइप। अजीब सा नाम है ना, पोटामोजिटोन टाइप। पोटामोजिटोन टाइप, इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये सबमर्ज एक्वेटिक आपके क्या है? प्लांट है। सबमर्ज एक्वेटिक यानी क्या हो गया?
आधा किस में रहेगा, ये पानी में डूबा हुआ रहेगा। जब ये पानी में डूबा हुआ है तो इसको किस चीज की जरूरत होगी, ट्रांसपायरेशन किसकी जरूरत होगी, डेफिनेटली इसको स्टोमेटा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जो प्लांट स्पीशीज जल के अंदर पाई जा रही है उनको इस तरीके की प्लांट पार्ट की क्यों रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस टाइप के जो प्लांट स्पीशीज होते हैं जो सबमर्ज या फिर पूरी कंप्लीटली पूरी तरीके से पानी में पाए जाए या हाफ पानी में वो डूबे रहेंगे तो उनके अंदर स्टोमेटा नहीं पाए जाते, या तो पाए नहीं जाते, अगर पाए जाएंगे तो वो क्या होंगे, वेस्टिजियल। वो क्या होंगे, वेस्टिजियल। अब वेस्टिजियल वर्ड एक बार पहले भी अपन जेनेटिक्स के क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, वेस्टिजियल। ठीक है, वहां मैंने आपको बोला था कि केवल इस वर्ड से परिचित करवाने के लिए आपको ये वर्ड दिया गया। जनरली अपने वेस्ट की स्पेलिंग पढ़ते हैं WASTE, लेकिन यहाँ जो वेस्टिजियल हम वर्ड देखते हैं वो होता है VESTIGIEL। ठीक है, इस चीज के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किया। यहाँ पे फिर से आ गया, वेस्टिजियल का मतलब होगा जिसका कोई काम ना हो, जिसका कोई यूज ना हो, उसे क्या बोल देते हैं, वेस्टिजियल। तो या तो इस टाइप के जो प्लांट्स होंगे उनमें स्टोमेटा पाए नहीं जाएंगे, और अगर पाए जाएंगे तो वो वेस्टिजियल होंगे, उनका कोई काम नहीं होगा। टाइप क्या बोल दिया गया, एस्टोमेटिक टाइप। क्या नाम दे दिया गया इसे, एस्टोमेटिक टाइप। क्लियर ना। एक बार फिर से हल्का हल्का देख लेते हैं, सारा डिटेल में नहीं देखेंगे, नाम से, केवल नाम से। हाइपोस्टोमेटिक टाइप, हाइपो का मतलब नीचे, स्टोमेटा का मतलब स्टोमेटा यानी लीफ के नीचे वाले सरफेस पे स्टोमेटा पाए जा रहे हो। एपिस्टोमेटिक, एपी का मतलब ऊपर, लीफ के ऊपर वाली सरफेस पे स्टोमेटा पाए जा रहे हो। एम्फिस्टोमेटिक यानी लीफ के ऊपर और नीचे दोनों साइड में स्टोमेटा पाए जा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाली सरफेस पे कम पाए जा रहे हैं, नीचे वाली सरफेस पे ज्यादा पाए जा रहे हैं। आइसोस्टोमेटिक यानी ऊपर और नीचे दोनों साइड में स्टोमेटा पाए जा रहे हैं और दोनों स्टोमेटा इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, एस्टोमेटिक टाइप, यानी इसके अंदर या तो स्टोमेटा पाए नहीं जा रहे, और अगर पाए जा रही हैं तो वो कौन से टाइप के हैं आपके, वेस्टिजियल, उनका कोई काम नहीं है। ठीक है, हाइपोस्टोमेटिक के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये जनरली टेरेस्ट्रियल प्लांट जितने भी हो गए वो जनरली इसी में आते हैं, सारे नहीं, जनरली। उसके बाद में क्या बोल दिया गया आपके, एपिस्टोमेटिक टाइप। तो एपिस्टोमेटिक टाइप में जो वाटरफिलस प्लांट्स आपके होते हैं, हाइड्रोफिलस प्लांट्स होते हैं जो पानी की सतह पे लगते हैं, ठीक है, वो प्लांट्स इसमें आ जाएंगे सारे के सारे। उनके बाद में क्या बोल दिया गया, पोटैटो टाइप। अब देखिए इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस है, ध्यान रखना, इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये पानी की सतह पे ग्रो होंगे, ये पानी के अंदर लगते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, सबमर्ज का मतलब क्या हो गया, आधा पानी के अंदर डूबे रहना। उसके बाद में क्या बोल दिया गया आपके, पोटैटो टाइप। पोटैटो टाइप फिर से वही टेरेस्ट्रियल टाइप हो गया, लेकिन आपको पोटैटो और ओट टाइप, ये दो ऐसे हैं जो आपको अलग से याद रखने हैं कि पोटैटो टाइप और ओट टाइप में क्या रहेगा, दोनों जगह पाए जाएंगे, लेकिन एक के अंदर तो ऊपर कम नीचे ज्यादा, और एक के अंदर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। दो ऑप्शन आपको याद रखने हैं, बाकी 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। 5 नंबर सबमर्ज्ड हो गया, उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज की। 1 नंबर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो गया नीचे वाले सरफेस पे। 2 नंबर आपके आपके हाइड्रोफिलस प्लांट हो गया, जो आपके पानी एक्वेटिक प्लांट हो गया, इसके अंदर क्या हो जाएगा, नीचे वाले लेयर पे। क्लियर, आगे देखिए। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा बेस्ड ऑन मूवमेंट, यानी इनकी मूवमेंट के आधार पे। अब मूवमेंट का मतलब क्या हो गया भाई, मूवमेंट का मतलब हो गया, मैंने आपको बताया ना, चौकीदार का काम क्या होगा, चौकीदार का काम होगा रात के टाइम गेट को बंद कर देना, सुबह के टाइम गेट को खोल देना। लेकिन क्या ऐसा सभी स्टोमेटा ऐसा करते हैं, सारे स्टोमेटा ऐसा नहीं करेंगे, उनमें डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होगा। जैसे अल्फा अल्फा टाइप, अब अल्फा अल्फा फिर से क्रॉप के नाम पे दे दिया इन्होंने, तो अल्फा अल्फा टाइप जो होगा उसके अंदर पूरे दिन भर तो स्टोमेटा खुले रहेंगे, रात के टाइम स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। जो अपना टिपिकल एग्जांपल है वो यहाँ सूट बैठ रहा है। ठीक है, दूसरे टाइप की बात करेंगे, पोटैटो टाइप। तो पोटैटो टाइप में क्या रह जाएगा, ओपन थ्रू आउट द डे, यानी पूरे दिन के दौरान तो खुले रहेंगे और रात के दौरान भी खुले रहेंगे, लेकिन शाम के टाइम थोड़े टाइम, शाम में थोड़े टाइम के लिए क्या रहेंगे, बंद हो जाएंगे। यानी पूरे दिन और पूरे रात खुले रहेंगे, लेकिन शाम के थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाएंगे। इसे क्या बोल दिया गया, पोटैटो टाइप। तीसरा क्या हो गया, बार्ले टाइप, जो क्या रहेंगे, एक दिन में केवल और केवल थोड़े से टाइम के लिए खुले रहेंगे, अदरवाइज पूरे दिन भर क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। अल्फा अल्फा टाइप पूरे दिन खुले रहेंगे, रात को बंद हो गए। पोटैटो टाइप दिन और रात दोनों टाइम खुले रह रहे हैं, लेकिन शाम के टाइम थोड़े से टाइम बंद रहेंगे। जो बार्ले टाइप है वो दिन में थोड़े से टाइम तक खुले रहेंगे, बाकी दिन में भी बंद रहेंगे। क्लियर ना। ये हो गया आपके इनकी मूवमेंट के आधार पे। तीसरा इनके बारे में अगर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे स्टोमेटा की, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया इनकी मूवमेंट्स के आधार पे, यानी इनकी मूवमेंट्स क्या क्या होंगी। अब देखिए मूवमेंट्स का मतलब क्या हो गया, जो इससे पहले हमने जो चीज देखी थी वो तो बंद होना खुलना, लेकिन ये बंद किसकी वजह से हो रहे हैं, कारण क्या है उसके पीछे, वो वाली चीज देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक टाइप का बोल दिया गया फोटो एक्टिव मूवमेंट्स। फोटो एक्टिव मूवमेंट्स यानी जिन स्टोमेटा को खुलने के लिए लाइट की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट होगी, उन्हें बोल दिया गया फोटो एक्टिव मूवमेंट्स।
दूसरा क्या बोल दिया गया, स्कोटो एक्टिव मूवमेंट्स। अब कहीं 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 आप कोई कोई बुक्स में पढ़ोगे तो वहां पे स्कोटो की स्पेलिंग आपको इस तरीके से लिखी हुई मिल सकती है, स्कोटो, के जगह सी लिखा हुआ मिल सकता है। वो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग ऑथर, अलग अलग बुक्स, अलग अलग स्पेलिंग, ठीक है। स्कोटो एक्टिव एक्टिव मूवमेंट्स, इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो कैम प्लांट्स होते हैं वो कैम प्लांट्स वाला मैकेनिज्म रहेगा, या फिर सकुलेंट प्लांट। अब सकुलेंट प्लांट्स कौन से रहते हैं, वो प्लांट जिनके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, वो प्लांट जिनके अंदर वाटर की अमाउंट ज्यादा पाई जाती है। ये वो वाले होंगे जो दिन के टाइम में क्या करेंगे, स्टोमेटा को बंद रखेंगे। दिन के टाइम में स्टोमेटा को बंद रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन कम से कम हो रहा है, यानी पानी इनके अंदर ही रह रहा है। सेकंड चीज, रात के टाइम में स्टोमेटा को खोल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी लेनी है वो रात के टाइम में ले लेंगे, रेस्पिरेशन जो भी करना है रात के टाइम में अपना कर लेंगे। और अब एक सवाल यहाँ पे ये निकल के आता है कि जी रात के टाइम में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड तो ले ली, लेकिन वो आपके लाइट कहाँ से आएगी, सनलाइट कहाँ से आएगी। तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर ही प्लांट बॉडी में, और जब सुबह होती है, सनलाइट अवेलेबल होती है, तो अपने अंदर से उसको निकाल लेते हैं और यूज करते रहते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। लेकिन दिन के टाइम में ये क्या करेंगे, स्टोमेटा को ओपन नहीं करेंगे। उसके बाद में बोल दिया गया कौन सा, हाइड्रो एक्टिव मूवमेंट्स, ठीक है। हाइड्रो एक्टिव मूवमेंट्स में क्या हो जाएगा, इन सम केसेस स्टोमेटा ओपन ड्यू टू एक्सेसिव या लॉस ऑफ वाटर। अब किस चीज की वजह से, मान लीजिए जो स्टोमेटा थे, गार्ड सेल्स जो थे, वो गार्ड सेल्स किसके पास में पाए जा रहे हैं, एपिडर्मल सेल्स के पास में पाए जा रहे हैं। एपिडर्मल सेल से क्या हो गया, बाय चांस मान लेते हैं कि पानी का बहुत ज्यादा लॉस हो गया, पानी का बहुत ज्यादा लॉस हो गया, इनमें से वाटर का जैसे ही लॉस हो गया, अब आपके किसके अंदर पानी है, स्टोमेटा इस टाइम खुला हुआ है, मान लेते हैं स्टोमेटा इस टाइम खुला हुआ है, और आपके गार्ड सेल्स के अंदर तो पानी है। तो गार्ड सेल्स में पानी ज्यादा है, यानी वहां पे वाटर पोटेंशियल हाई हो गया, और आपके एपिडर्मल सेल्स के अंदर वाटर लॉस हो गया, तो वहां वाटर पोटेंशियल लो हो गया। अब आप सारे लोग जानते हो कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर की मूवमेंट रहती है, वो गार्ड सेल से निकल करके कहाँ आ जाएगा, एपिडर्मल सेल्स में आ जाएगा। एपिडर्मल सेल्स में जैसे ही आ गया, आपका जो स्टोमेटा था उसने अपनी टर्बिडिटी लूज कर दी, जैसे ही इसने अपनी टर्बिडिटी लूज कर लिया, आपका बंद हो गया क्या चीज, स्टोमेटा, क्लियर ना। यानी ये वाटर पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, इसके आसपास जो सेल्स पाई जा रही है उन सेल्स की क्या कंडीशन है, इस चीज पे डिपेंड करेंगे। इस टाइप के मैकेनिज्म को क्या बोल दिया गया, हाइड्रो एक्टिव मूवमेंट्स। उसके बाद में बोल दिया गया ऑटोनोमस मूवमेंट्स। ऑटोनोमस मूवमेंट्स में क्या रह जाएगा, स्टोमेटा कभी 10-15 मिनट तक खुले रहेंगे, फिर 10-15 मिनट बंद रहेंगे, 10-15 मिनट तक खुले रहेंगे, 10-15 मिनट बंद रहेंगे। उसके बाद में बोल दिया गया पैसिव एंड एक्टिव मूवमेंट्स। पैसिव एंड एक्टिव मूवमेंट्स में क्या रह जाएगा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंसिडर्ड एज एक्टिव प्रोसेस। जो स्टोमेटा के खुलने की प्रोसेस है उसे बोल दिया गया एक्टिव प्रोसेस, और बंद होने की प्रोसेस को बोल दिया गया पैसिव प्रोसेस। जो किसके कारण होगा, इनके टर्गर चेंज होता रहेगा। टर्गर आप सारे लोग समझते हो, अभी गार्ड सेल्स में जो टर्गर प्रेशर है वो चेंज होता रहेगा, उसकी वजह से खुलते और बंद होते रहेंगे। अब ये सारे टाइप के हमने पढ़ लिए, आपको कौन से याद रखने हैं, केवल पहला और दूसरा, दो, उसके अलावा किसी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि ये इसके टाइप होते हैं इसलिए हमें ऐड करना जरूरत हो गया था, ठीक है। लेकिन आप दो याद रखो, आपके लिए सफिशियंट है। आगे देखिए, यहां तक हमने स्टोमेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में देख लिया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, अब होगा कि स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन जो होगा उसका मैकेनिज्म क्या होता है। आता है ये आपको सारे लोगों को आता है ये पहले से, मुझे केवल और केवल आपको स्मरण करवाना है, या फिर एक नजरिया देना है उस चीज को पहचानने के लिए कि ये चीज आपको आती है ऑलरेडी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से कर रखी है तो इसमें एक भी नई चीज नहीं पढ़ोगे आप, सारी की सारी वही वही चीजें रहेंगी। देखिए, लाइन टू लाइन चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करता आपका। सबसे पहले क्या बोला गया, द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम कैन बी स्टडीज इन 3 स्टेप्स। ठीक है जी, यानी जो दिन के समय में जो ट्रांसपायरेशन होगा उसको 3 स्टेप में अपने देख सकते हैं। ट्रांसपायरेशन तो दिन के टाइम में होगा ना, रात के टाइम में तो ट्रांसपायरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ट्रांसपायरेशन सनलाइट की वजह से हो रहा है। और सनलाइट कब अवेलेबल है, दिन के टाइम में अवेलेबल है, रात के टाइम में तो सनलाइट अवेलेबल ही नहीं है। ओके, अब इसके 3 स्टेप कौन कौन से देख लेते हैं। यहाँ इस टाइम लेक्चर में अटेंशन रखना, क्योंकि अगर ये 3 स्टेप आपके समझ में आ गए उसके बाद में आपको कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। इससे पहले हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग रहा हो। बोरिंग क्यों रहा, क्योंकि वो एक तरीके से बस बताने वाली बातें हैं, उनमें पढ़ाने वाला ज्यादा कुछ था नहीं। लेकिन यहाँ देखना 3 स्टेप है, बहुत ईजी है, समझ में आ गए तो ट्रांसपिरेशन की गर्दन हाथ में आ जाएगी। देखना, सबसे पहला स्टेप क्या बोल दिया गया, ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन द लीफ from xylem to intercellular space above the stomata through the mesophyll cells। क्या बोला गया समझ में नहीं आया, बात कर लेते हैं। क्या होगा, ये लीफ होगी, आपने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखी हुई है एक बार फिर से, इसके बाद में अपने देख लेंगे। पत्ती है, पत्ती के अंदर जाइलम से पानी आया, जाइलम से वाटर आया,
प्लांट ने रूट के माध्यम से एब्जॉर्ब किया, रूट से वो जाइलम को ट्रांसफर कर दिया गया, एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक पाथवे वगैरह वगैरह जो भी यूज करके जाइलम ने उसे ऊपर भेज दिया। ठीक है, कोई भी थ्योरी इसके फलस्वरूप, कोहेजन एडिशन थ्योरी जो अपने जनरली पढ़ते हैं उसके फलस्वरूप उसने ऊपर भेज दिया। पानी कहाँ आ गया? लीफ के अंदर आ गया। अब लीफ के अंदर पानी आ गया तो यहाँ जो वाटर है उनकी क्या होगी? ओस्मोसिस प्रेशर के कारण, ओस्मोसिस डिफ्यूजन के कारण, जिनके अंदर लो वाटर पोटेंशियल होगा उनके अंदर पानी को क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पानी यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यहाँ से आपके एपिडर्मल सेल्स में पहुंच गया, एक सेल से दूसरे सेल से पहुंचता रहा। किसके कारण? ओस्मोटिक ग्रेडियंट के कारण। ओस्मोटिक ग्रेडियंट भी आप लोग समझते हो सारे, अलग अलग ओस्मोटिक प्रेशर होगा, तो जिसका ओस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो अपनी तरफ क्या कर लेगा? उसे एब्जॉर्व कर लेगा। क्लियर? अब ओस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो वो क्यों करेगा? ओस्मोटिक प्रेशर तो वो वाली चीज है ना कि ओस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया जा रहा है जो प्रेशर, लेकिन उसके साथ एक चीज और भी तो जुड़ी हुई है कि ओस्मोसिक प्रेशर उसका ज्यादा होगा जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी। सोल्यूट की मात्रा ज्यादा यानी हाई कंसेंट्रेशन, और ओस्मोसिस की डायरेक्शन क्या है? लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ। किसके मूवमेंट? पानी की मूवमेंट। तो अपने यहाँ पे तो पानी की मूवमेंट चाहिए ना केवल। तो यहाँ तक क्या हो गई? फिर से देखिए इस चीज को, ओस्मोटिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर। वाटर का क्या होगा? ओस्मोटिक डिफ्यूजन। अब ओस्मोटिक डिफ्यूजन क्या होता है हमने फिर से रिकॉल भी कर लिया। इन द लीफ, कहाँ? पत्ती में ओस्मोटिक डिफ्यूजन होगा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। हमें अब समझ में आ गया मामला। और जाइलम से ये पानी कहाँ चला जाएगा? इंटरसेल्युलर स्पेस में। अब इंटरसेल्युलर स्पेस कहाँ है भाई? बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर क्यूटिकल लेयर, उसके बाद में एपिडर्मिस सेल्स की लेयर, उसके बाद में पेलिसाइडम मेसोफिल लेयर। पेलिसाइडम मेसोफिल्स की जो लेयर होंगी वो टाइटली पैक्ड रहती है, उनके बीच में कोई गैप नहीं रहता। लेकिन उसके नीचे मेसोफिल सेल्स की एक और लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल। ये क्या रहेंगे? टाइटली पैक्ड नहीं रहती, इनके अंदर गैप रहेगा। गैप रहेगा तो उस गैप में एयर और वाटर क्या करते रहेंगे? आपके मूवमेंट करते रहेंगे। क्लियर ना? तो यहाँ जो वाटर होगा, यहाँ जो वाटर होगा वो वाटर कहाँ आ जाएगा? इंटरसेल्युलर गैप में आ जाएगा। पहला स्टेप ट्रांसपिरेशन का ये होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने पढ़ चुका है ये, कल जो एनिमेशन देखा था उसके अंदर एक कई सारी सेल्स थी, उनके आसपास एक ब्लू कलर का एक एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा था। वो ब्लू कलर किस चीज का था? किस चीज को इंडिकेट कर रहा था वो ब्लू कलर? वाटर को इंडिकेट कर रहा था। आगे देखिए, एक स्टेप, सेकंड स्टेप, यहां तक हमने सारी चीजें पढ़ रखी है। उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या बोला जाता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, या फिर इसे बोलते हैं स्टोमेटल मूवमेंट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा यानी रंध्रों का खुलना और बंद होना। अब रंध्र खुलते कैसे हैं, बंद कैसे होते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। केवल अपने यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ जी पहले स्टेप में तो पत्तियों तक पानी आ गया, तो पत्तियों तक पानी आने के बाद में जो इंटरसेल्युलर स्पेस था, दो कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान था, अंतर कोशिकीय स्थान के अंदर क्या हो गया? अवकाश के अंदर क्या हो गया? पानी आकर के इकट्ठा हो गया। इतनी बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद में क्या बोल दिया गया कि रंध्र जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे और बंद हो जाएंगे। ठीक है, पहले खुलेंगे फिर थोड़े टाइम बाद में बंद हो जाएंगे, यानी दिन के टाइम में खुले मान लीजिए, रात के टाइम में बंद हो जाएंगे। इस चीज को वर्ड क्या देते हैं? स्टोमेटल मूवमेंट। तीसरा स्टेप क्या होगा? अब क्या होगा? जो इंटरसेल्युलर स्पेस में यहाँ जो पानी है, अब रंध्र खुल गया, यहाँ पानी है तो उस पानी की मात्रा अंदर ज्यादा है लेकिन बाहर एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में कम है। अब मान लीजिए एटमॉस्फेरिक में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, गर्मियों के दिन है, गर्मियों के दिन में जो नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ रीजन के अंदर या अपना जो रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न, उस रीजन के अंदर क्या हवा में नमी की मात्रा होती है? क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम रहती है अपने यहाँ। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से अंदर किसकी सांद्रता ज्यादा हो जाएगी? पानी की। अंदर जो इंटरसेल्युलर स्पेस होगा वहां वाटर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, बाहर जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में वाटर की मात्रा कम हो जाएगी। यानी इसका क्या हो जाएगा? यहाँ सिंपल डिफ्यूजन। इसका क्या हो जाएगा? सिंपल डिफ्यूजन। ये आपका थर्ड स्टेप होगा। किस चीज का? ट्रांसपायरेशन का। तीन स्टेप है ट्रांसपायरेशन के, इनको ढंग से समझ लिया उसके बाद में दिक्कत नहीं आएगी। एक अभी मैकेनिज्म थोड़ा वो डिस्कस करेंगे उसको, और इन चीजों को समझ में लिया उसके बाद में ट्रांसपायरेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज फिर से उलझते रहना। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? रूट से पानी एब्जॉर्ब किया, जाइलम ने ट्रांसफर कर दिया, जाइलम ने वो आगे मेसोफिल सेल्स को दे दिया, मेसोफिल सेल्स ने एपिडर्मस सेल्स को दे दिया, और जो स्पंजी मेसोफिल सेल्स थी उनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस था, अंतर कोशिकीय अवकाश था, उसके अंदर पानी आ गया। एक स्टेप। दूसरे स्टेप के अंदर स्टोमेटा खुल गए। स्टोमेटा खुल गए यानी क्या हो गया? जो अंतर कोशिकीय स्थान था, जो इंटरसेल्युलर स्पेस था, वो हिस्सा बाहरी वातावरण के एक पोर के माध्यम से क्या हो गया? संपर्क में आ गया, छिद्र के माध्यम से संपर्क में आ गया। छिद्र के माध्यम से वो जैसे ही संपर्क में आया उसे पता लग गया कि हाँ जी मेरे पास तो पानी की मात्रा ज्यादा है लेकिन बाहर एटमॉस्फेयर में पानी की मात्रा कम है, तो मैं तो क्या करूंगा? साम्य स्थापित करूंगा। दुनिया बदले बदले कौन ना बदले? इक्विलिब्रियम ना बदले। डिफ्यूजन कहेगा मैं तो साम्य स्थापित करूंगा, मेरा तो काम ही है फैलना।
वो कहेगा वाटर अमाउंट को कि फैल जाओ। अब जब वो फैलने लगेगा तो उसके रास्ते में कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं आएगी। अगर उसके रास्ते में कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं आई तो उसे ओस्मोसिस, एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो सिंपल डिफ्यूजन से ही वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा रंध्रों की सहायता से। समझ गए ना चीज को? यही चीज है आपका ट्रांसपायरेशन। इससे ऊपर ट्रांसपायरेशन कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मैकेनिज्म है इस चीज का, आपकी रंध्र खुलते कैसे हैं और बंद कैसे होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इजी टॉपिक है। हाँ जी, आगे क्या बोला गया, इनसाइड द लीफ, पत्तियों के अंदर, इनसाइड द लीफ मेसोफिल सेल्स आर इन कांटेक्ट विद जाइलम। हमें पता है ये चीज कि मेसोफिल सेल्स जो होती हैं, ये वाली मेसोफिल सेल्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी मेसोफिल सेल्स होंगी वो जाइलम के कांटेक्ट में होती है। हमने पता है, हमने तो कल वीडियो में देख भी रखा है। एंड ऑन द अदर हैंड विद इंटरसेल्युलर स्पेस अबव द स्टोमेटा। हाँ जी, हमें ये चीज भी पता है, जो मेसोफिल सेल्स होती है वो जाइलम के संपर्क में भी होंगी और उसके साथ साथ जो इंटरसेल्युलर स्पेस होगा, कोशिकाएं के बीच के जो अंदर जो अवकाश होगा, उस अवकाश के संपर्क में भी होंगे। हम दोनों बातें जानते हैं। फिर क्या बोल दिया गया, व्हेन मेसोफिल सेल्स ड्रॉ वाटर फ्रॉम द जाइलम। हाँ जी ठीक है, हमें पता है ड्रॉ वाटर का मतलब क्या हो गया, पानी खींचना। कब खींचेगी, जब इनकी डीपीडी कम होगी। जब मेसोफिल सेल्स क्या करेंगी, जाइलम से पानी को खींचेगी तो उनका टर्गर प्रेशर और डीपीडी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इनकी डीपीडी और ऑस्मेटिक प्रेशर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इनका डीपीडी और ऑस्मेटिक प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। डीपीडी डिक्रीज होने का कारण आप सारे लोग जानते हो, क्योंकि उसने पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस कंडीशन में उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर इक्वल हो जाएगा। ऑस्मेटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर इक्वल हो गया तो हम जानते हैं डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मेटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। दोनों की वैल्यू एक जीतती है, दोनों एक दूसरे से घट करके क्या रहेगी, जीरो। डीपीडी जीरो हो गया। ऑस्मेटिक प्रेशर कम होने का कारण क्या हो जाएगा, हम जानते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो वैल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किस चीज के, सोल्यूट की मात्रा के। पानी जब कोशिका में एंटर करने लग जाएगा तो सोल्यूट की मात्रा में कमी आ जाएगी। सोल्यूट की मात्रा में कमी आ जाएगी, सोलवेंट की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ऑस्मेटिक प्रेशर भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर ना? आगे देखिए, कोशिकाएं जैसे ही टर्गिड होंगी, मेसोफिल सेल्स जैसे ही टर्गिड होंगी वैसे ही इनका ऑस्मेटिक प्रेशर और डीपीडी कम हो जाएगा। लेकिन इनका ये तो कम हो गया, लेकिन अब इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर पानी की मात्रा में फिर से गड़बड़ होगी। वो कहेगा कि नहीं, अब तो आप पानी को फिर से बाहर भेजिए। यानी ये जो मेसोफिल सेल्स के अंदर जो वाटर स्टोर होगा वो जब यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, इंटरसेल्युलर स्पेस में, तो उसको भी ऑस्मेटिक डिफ्यूजन करना पड़ेगा। ध्यान रखना, मेसोफिल सेल्स है वो तो सेल्स है ना, उसके अंदर तो सेल मेम्ब्रेन है, तो उसको जब इंटरसेल्युलर मेम्ब्रेन में पानी को ट्रांसफर करना होगा तो उसको भी ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ही करना होगा। ध्यान रखना इस चीज को। लेकिन उसने ऑस्मोटिक डिफ्यूजन कर लिया, लेकिन अब जो इंटरसेल्युलर स्पेस में जो पानी आ गया उसको लीफ को छोड़ने के लिए कोई ऑस्मोसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सिंपल डिफ्यूजन से लीफ को छोड़ सकता है। होपफुली आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे देखिए, ये प्लांट लीफ एनाटॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। जो आपने वीडियो कल देखी थी उसी वीडियो में से स्क्रीनशॉट लिए गए हैं, ताकि आपको सेम चीज जो आपने देख रखा है वो सेम चीज जब आपको बताओ तो रिकॉल करना आपके लिए आसान हो। अब इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है। सबसे ऊपर क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, उसके बाद में पैलासिडिया आपकी क्या मेसोफिल सेल्स, फिर ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, उसके बाद में आपकी एपिडर्मिस सेल्स, लोअर एपिडर्मिस सेल्स, उसके बाद में फिर से क्यूटिकल, ये आपके सामने गार्ड सेल्स, ये आपका क्या, वेस्कुलर टिश्यू, जिसके अंदर ये वाला हो गया आपका जाइलम, ये वाला हो गया आपका फ्लोएम। जाइलम से पानी आएगा, किसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा, मेसोफिल सेल्स के द्वारा। मेसोफिल सेल्स से आगे पास कर दिया जाएगा, लेकिन जो इनके बीच में इंटरसेल्युलर गैप होगा उस इंटरसेल्युलर गैप में भी पानी को रिलीज कर दिया जाएगा। अब जो इंटरसेल्युलर गैप है वहां से वाटर, क्योंकि तंत्र खुले हुए हैं, तो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ये तीन इसके मेथड है और कुछ भी नहीं है। पहला मेथड क्या, जाइलम, पहला स्टेप क्या, जाइलम के द्वारा क्या आना, यहाँ तक आना पानी। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, स्टोमेटा का ओपन हो रहा है। और तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन। ये सारी बातें आपको पता है, इनमें नई बात बताने वाली है नहीं। बाकी ये देख सकते हो आप कि इन सेल का कलर कैसा है, ग्रीन कलर है, इसका कलर भी स्लाइटली ग्रीन है, लेकिन इनका कलर येलो है। क्यों है येलो, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जा रहा। क्लोरोप्लास्ट नहीं इट मीन ग्रेना थाइलेकोइड नहीं, ग्रेना और थाइलेकोइड नहीं इट मीन क्लोरोफिल भी नहीं, क्लोरोफिल नहीं इट मीन हरा रंग नहीं, क्योंकि वही तो पिगमेंट है ना, हरा रंग देने का काम कर रहा है। आगे देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, जो क्या है, स्टोमेटल मूवमेंट, या फिर स्टोमेटा खुलते कैसे हैं और बंद कैसे होते हैं उसके बारे में। फिर इनकी तीन थ्योरीज है, उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस चीज को प्लीज मिस मत करना। और इस चीज को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना। समझ में ना आए तो हैंड टू हैंड मुझे बोलना। सबसे पहले क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होगा बाय द एक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अपने एक चीज जानते हैं ना, वो गार्ड सेल्स वाली बात जानते हैं अपने को, साइंस नहीं आती लेकिन होम साइंस आती है।
ठीक है, कॉमन सेंस है अपने में, प्रेजेंस ऑफ माइंड है अपने में, बस अपनी यही सबसे बड़ी खूबी है, ध्यान रखना। आपकी सबसे बड़ी खूबी ये नहीं होगी आप साइंस कितना जानते हो, आपकी सबसे बड़ी खूबी यही होगी कि आप कॉमन सेंस कितना रखते हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना रखते हो। गार्ड सेल्स को आप कंपेयर कीजिए वहां से, किस चीज से, गेट कीपर से कंपेयर किया, हमें पता लग गया हाँ जी दिन के टाइम में खुला रहेगा। लेकिन अब आपको साइंस जवाब देगा, आपने जब उस चीज को रिलेट किया तो आपको समझना आसान हो गया, लेकिन अब साइंस जवाब देगा आपको कि दिन के टाइम में खुला क्यों रहेगा। बात करते हैं। हाँ जी, स्टोमेटा विल बी ओपन बाय एक्शन ऑफ लाइट, हम जानते हैं ये चीज। अब जब लाइट गिरेगी किस चीज पे, पत्तियों पे, तो पत्तियों के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी वो मात्रा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बाइकार्बोनेट्स में। बात समझ में आई। दिन के टाइम में अब हम नहीं जानते कि स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे, मैं इस लाइन को ही हटा देता हूँ, हमारे सामने ये लाइन ही नहीं है, ठीक है ना, हमारे सामने ये लाइन ही नहीं है, हम जानते नहीं कि जो पोर्स होंगे, स्टोमेटा होंगे, वो ओपन होते किस टाइम में, हम नहीं जानते। हमने यहाँ से शुरुआत की, क्या बोला गया, दिन का टाइम होगा, सूरज निकलेगा, सूरज निकलेगा, पत्तियों पे क्या आकर के गिरेगी, लाइट आकर के गिरेगी। लाइट आकर के गिरेगी तो पत्तियों में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, बाइकार्बोनेट में। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, बाइकार्बोनेट में। अगर मैं बाइकार्बोनेट के फॉर्मूला की बात करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, H2CO3। H2CO3 ये क्या हो गया, बाइकार्बोनेट। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो था उसने तो बाइकार्बोनेट बना लिया, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो गई, डेफिनेटली जी उसकी कंसंट्रेशन तो कम हो गई। बात समझ में आ गई। सेकंड चीज क्या बोली गई, अब जो ये बाइकार्बोनेट बन गया वो बाइकार्बोनेट किसके साथ जुड़ गया, फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड के साथ जुड़ गया। अब ये वर्ड आपके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड, लेकिन मेरा यकीन कीजिए ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने के बाद में ये वर्ड आपके लिए बहुत फेमिलर हो जाना है। सेकंड, आपको इसकी इतनी बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये वर्ड आपके लिए बहुत फेमिलर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इसको याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन तक पहुंचेंगे अपने, उस टाइम आपको ये वर्ड बहुत ईजी लगने लगेगा। एक दो एंजाइम्स के नाम भी आएंगे, उनके लिए भी अभी माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, फर्स्ट ईयर वालों को भी बोल रहा हूँ ये चीज में। बाकी जो प्री पीजी वाले हैं वो तो साथ के साथ कर ले तो ही बेटर है, आपने तो पढ़ रखी है सारी चीजें। ये सारी की सारी चीजें आपको ग्लाइकोलाइसिस में करनी ही पड़ेंगी, वहां जाकर के आपकी फिर से और क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, एक बार फिर से देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो कन्वर्ट हो गया बाइकार्बोनेट्स में, क्या बना लिया, H2CO3। H2CO3 बाद में फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड के साथ कंबाइन होकर के किसका निर्माण कर लेगा, मैलिक एसिड का। मैलिक एसिड के फॉर्मूला के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला रह जाएगा C4H6O5। C4H6O5। अब तक क्या हो गया, सनलाइट आई, सनलाइट ने जो सेल के अंदर जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, बाइकार्बोनेट में। बाइकार्बोनेट फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड से मिलकर के निर्माण कर लेता है मैलिक एसिड का। अब ये जो मैलिक एसिड होगा वो मैलिक एसिड डिसएसोसिएट यानी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा किस चीज में, हाइड्रोजन और मेलेट आयन में, हाइड्रोजन और मेलेट आयन में। अब ये टूटा तो मेलेट आयन जो बना उसका फॉर्मूला हो जाएगा C4H5O5 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये टूट गया इसके अंदर, इसको बोल दिया मैंने मेलेट आयन, इसको बोल दिया मैंने H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन, या फिर मैं कहीं कहीं इसको प्रोटॉन भी बोल सकता हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, इसको क्या बोल सकता हूँ, प्रोटॉन। क्लियर ना। अब यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन एक्सचेंज कर दिया जाएगा किसके द्वारा, पोटेशियम के द्वारा, पोटेशियम के पॉजिटिव आयन के द्वारा एक्सचेंज कर दिया जाएगा। अब ये एक्सचेंज किसकी सहायता से किया जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ मैंने वर्ड यूज कर लिया सहायता, तो सहायक कोशिकाएं होंगी उनकी सहायता से। सहायक कोशिकाएं यानी एसेसरी सेल्स कौन सी होंगी, या फिर मैं बोल देता हूँ कि आपके एपिडर्मल सेल्स, या फिर मैं बोल देता हूँ सबसाइडरी सेल्स, ये कौन सी होंगी, ये वही कोशिकाएं जो आसपास पाई जा रही हैं स्टोमेटा के गार्ड सेल्स के आसपास, कौन सी पाई जा रही है, एपिडर्मल सेल्स। तो एपिडर्मल सेल्स क्या करती है, पोटेशियम को स्टोर करके रखती है खुद के अंदर। क्लियर ना। ये हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो बाद में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ट्रांसफर नहीं एक्सचेंज कर दिए जाएंगे किसके द्वारा, के पॉजिटिव के द्वारा। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स के अंदर जो के पॉजिटिव होगा उसके द्वारा ये हाइड्रोजन आयन रिप्लेस कर दिए जाएंगे। अब सेल के अंदर मेलेट आयन तो पड़ा ही था, पोटेशियम आयन और आ गया, ये इसके साथ ऐड होकर के किसका निर्माण कर लेगा, पोटेशियम मेलेट का। ये इसके साथ ऐड होकर के किसका निर्माण कर लेगा, पोटेशियम मेलेट का। पोटेशियम मेलेट जो होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ, प्लांट की सेल की वैक्यूल में। अब ये जितनी सारी बातें पढ़ रहे हैं ना गार्ड सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो थी गार्ड सेल्स के अंदर जो थी वो कन्वर्ट होगी बायोकार्बोनेट में, बायोकार्बोनेट में कन्वर्ट होने के बाद में फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड से रिएक्शन करके उसने मैलिक एसिड बना लिया। मैलिक एसिड का डिसएसोसिएशन हो गया H पॉजिटिव और मेलेट आयन में। H पॉजिटिव जो था उसे एक्सचेंज कर दिया गया पोटेशियम के साथ, किसकी सहायता से, सहायक कोशिकाओं की सहायता से, गार्ड एपिडर्मल सेल्स की सहायता से।
अब जो पोटेशियम अंदर आ गया वो पहले मेलेट आयन के साथ जुड़ करके उसने निर्माण कर लिया पोटेशियम मेलेट का। पोटेशियम मेलेट कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? गार्ड सेल्स की वैक्यूल्स में। अब गार्ड सेल्स की वैक्यूल्स में जैसे ही पोटेशियम मेलेट को ट्रांसफर किया गया तो क्या हुआ कि गार्ड सेल्स की वैक्यूल्स के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ गई। किस चीज की? सोल्यूट की। किस चीज की कंसंट्रेशन बढ़ गई? सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, या मैं बोल देता हूँ वाटर पोटेंशियल वहां क्या हो गया? कम हो गया। वाटर पोटेंशियल कम हो गया। ठीक है। अब जैसे इसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया तो वाटर पोटेंशियल कम होने के कारण फिर से कौन सा रूल अप्लाई होगा आपका? ऑस्मोटिक डिफ्यूजन वाला। वो जाना तो चाहेगा, खुद तो करना चाहेगा डिफ्यूजन, लेकिन हम जानते हैं वो डिफ्यूजन कर नहीं पाएगा। वो डिफ्यूजन कर नहीं पाएगा। तो डिफ्यूजन नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा? वो कहेगा दुनिया बदले बदले मुझे तो साम्य स्थापित करना है, साम्य को मुझे हर हाल में हासिल करके रहना है, मैं नहीं जा सकता, मैं पानी को बुला लेता हूँ। वो क्या करेगा? दूसरी कोशिकाओं से, आसपास में कोशिकाएं कौन सी, या तो मेसोफिल सेल्स है या फिर एपिडर्मल सेल्स है। मेजोरिटी में एपिडर्मल सेल्स रहती है। एपिडर्मल सेल्स से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी पानी को अपने अंदर बुला लेगा, यानी वाटर का क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस। पानी वहां अंदर आएगा तो पानी कहाँ आकर के स्टोर होगा? आपके वैक्यूल के अंदर। पानी कहाँ आकर के स्टोर होगा? वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल में पानी आता चला जाएगा। वैक्यूल की टोनोप्लास्ट जो होगी वो क्या करती रहेगी? अब टर्गर प्रेशर लगाएगी। टर्गर प्रेशर के फलस्वरूप कोशिका क्या रहेगी? फूलती रहेगी। ठीक है। और क्या हो जाएगी? फाइनली आकर के पूरी की पूरी टर्गिड हो जाएगी। और इस कंडीशन पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया और आपका टर्गर प्रेशर भी क्या हो गया? कम हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो गए। डीपीडी आपका खत्म हो गया। बिल्कुल डीपीडी आपका खत्म हो गया, उसके कारण अब प्लांट और ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। या मैं बोल सकता हूँ कि वाटर पोटेंशियल यहाँ कम हो गया, बाहर वाटर पोटेंशियल ज्यादा था, तो हाई वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हो गया? ऑस्मोसिस हो गया। इन सारी चीजों के फलस्वरूप कोशिका आपकी टारगेट हो गई। टारगेट होने के कारण जो गार्ड सेल थी वो गार्ड सेल साइज में इंक्रीज हुई और इंक्रीज होकर के उसने अपनी किडनी शेप को अचीव कर लिया। जैसे ही उसने अपनी किडनी शेप को अचीव कर लिया तो आपका स्टोमेटा जो था वो क्या हो गया? ओपन हो गया। तो ये स्टोमेटा के खुलने की सारी प्रोसेस आपने जान ली। अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं हुआ क्या। जो आपके गार्ड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी, जैसे सुबह हुआ, दिन निकला, लाइट आई, लाइट के आने की वजह से क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगी बाइकार्बोनेट्स यानी H2CO3। H2CO3 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के साथ रिएक्शन करके मैलिक एसिड बना लेता है। मैलिक एसिड C4H6O5 टूट जाता है मैलेट आयंस, मैलेट आयन और आपके H पॉजिटिव के अंदर, मैलेट आयन और H पॉजिटिव में। मैलेट आयन और H पॉजिटिव में टूट गया। अब H पॉजिटिव रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा? पोटेशियम के द्वारा। पोटेशियम कहाँ से आएगा? एसेसरी सेल्स जो होंगी, एपिडर्मल सेल्स जो होंगी, उनके अंदर स्टोर करके रखा होगा। किसके लिए? गार्ड सेल्स के लिए। एसेसरी है ना, सहायक है, मदद कर रही है, मदद और क्या करोगे आप? स्टोर करके रखो, आपका काम यही है हमारी हेल्प करना। तो पोटेशियम को ट्रांसफर कर दिया जाएगा वहां पे। पोटेशियम को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ये पोटेशियम मैलेट आयन के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा? पोटेशियम मैलेट। पोटेशियम मैलेट आपके ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्लांट की वैक्यूल्स के अंदर। प्लांट की वैक्यूल्स में जैसे ही ये ट्रांसफर हुआ वहां सोल्यूट की मात्रा बढ़ गई। सोल्यूट की मात्रा बढ़ गई, या मैं बोल देता हूँ कि पानी की मात्रा कम हो गई। पानी की मात्रा कम होना है यानी वाटर की फ्री एनर्जी कम हो जाना। वाटर की फ्री एनर्जी जैसे ही कम होगी वाटर पोटेंशियल गिर गया। वाटर पोटेंशियल गिर गया यानी अब बाहर जो है दूसरी कोशिकाएं आसपास में, उनके अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है या फिर उनके अंदर कंसंट्रेशन क्या है? लो है, जबकि इनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? हाई हो गई। सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन हाई हो गई। या मैं बोल सकता हूँ ऑस्मेटिक प्रेशर इनका बढ़ गया। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या चीज है? आपके सोल्यूट की मात्रा के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। सोल्यूट की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ेगी ऑस्मेटिक प्रेशर भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये बातें बार बार रिपीट करने का कारण यही है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इन कंसेप्ट को समझ लीजिए कि डीपीडी क्या चीज है, सक्शन प्रेशर क्या चीज है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है। थोड़ा सा आप इन पे ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा कि अरे यार कुछ भी नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं हमें। सारी चीजें वही, वो एक ही एक चीज को रिपीट कर रहे हैं, बस नाम बदल रहे हैं बार बार। चीजें वही है, वही सारी की सारी वही चीजें घूम रही हैं। अब क्या फर्क है ऑस्मेटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर में? आप कहोगे सर टर्गर प्रेशर तो टोनोप्लास्ट रिलीज कर रहे हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर ये कर रहा है। मैं कहूंगा ऑस्मेटिक प्रेशर नहीं है तो टर्गर प्रेशर कहाँ से हुआ? सोल्यूट मात्रा नहीं है तो फिर आपके टारगेट ऑस्मेटिक प्रेशर कहाँ से हुआ? ठीक है। सारी बातें एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है, ये ध्यान रखना। एक की वजह से दूसरा है। ठीक है। और बाकी सारा का सारा मामला कंसंट्रेशन पे है। कंसंट्रेशन वाला समझ में आ गया आपको कंसेप्ट, तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है। क्या हो गया? पोटेशियम मैलेट ट्रांसफर कर दिया गया वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो गई। वाटर आ गया किसके अंदर? गार्ड सेल में। गार्ड सेल की वैक्यूल में जाकर के पानी इकट्ठा हो गया।
तो उनकी टर्गिडिटी, टर्गर प्रेशर लगाया उनने, वो टर्गिडिटी बना ली उन्होंने, अपनी टर्गिडिटी बना करके अपने शेप अटेन कर ली। शेप अटेन करने के कारण स्टोमेटा जो था वो खुल गया। क्लियर? थोड़ा और देख लेते हैं इस चीज को, क्या हुआ। इस बार इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। नाइट के टाइम में क्या था, स्टोमेटा क्लोज थे। दिन का टाइम जैसे हुआ, लाइट जैसे ही मिली उसको, लाइट मिलते ही वो कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो रिड्यूस हो गई, उसकी मात्रा में कमी आ गई, और उसने किस चीज का निर्माण कर लिया, बाइकार्बोनेट का। बाइकार्बोनेट फोस्फो इनोल पायरुविक एसिड के साथ रिएक्शन करके मैलिक एसिड बना लिया। मैलिक एसिड ने वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया। कैसे कर दिया आप सारे लोग समझ, नहीं नहीं ये नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद में ये वाला स्टेप आया, इसके बाद में ये वाला स्टेप आया। क्या हुआ, मैलिक एसिड में क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। मैलिक एसिड किस चीज में, टूट गया, H पॉजिटिव और मैलेटाइन में। H पॉजिटिव जो था वो बाहर निकाल दिया गया, और पॉजिटिव जो पोटेशियम था वो कोशिका के अंदर ले लिया गया। वर्ड आए यहाँ पे इनफ्लक्स और एफ्लेक्स, ये वर्ड आप कंसिडर कर लेना। आई से इन वर्ड यहाँ निकाल लीजिए, इनका मतलब अंदर आना, और ई से आप कर सकते हो एग्जिट, यानी बाहर चले जाना। हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो बाहर चले जाएंगे, पोटेशियम आयन कोशिका के अंदर ले लिए जाएंगे एसएससी सेल्स से। अब पोटेशियम आयन अंदर आकर के मैलेट के साथ जुड़ करके किसका निर्माण कर लेगा, पोटेशियम मैलेट का, जो बाद में वैक्यूल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। वैक्यूल में ट्रांसपोर्ट करने की वजह से सोल्यूट की मात्रा वहां बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन उसकी हाई होगी, वाटर पोटेंशियल लो हो गया। इन सारे कारणों की वजह से डीपीडी की वैल्यू बढ़ जाएगी, डीपीडी या सक्शन प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो दूसरी सेल से क्या कर लेगा, ओस्मोसिस के फलस्वरूप वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर पोटेंशियल इसका डिक्रीज हो गया। अब ये हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर हमेशा मूवमेंट करता है। एसेसरी सेल्स से वो पानी ले लेगा, एसेसरी सेल्स पीछे से मेजोफिल से पानी लेती रहेगी, मेजोफिल्स पीछे से जाइलम से पानी लेता रहेगा। जाइलम में जाएंगे तो आप सारा का सारा देखते हो, रूट एब्जॉर्प्शन वाली सारी की सारी चीजें आपको पता है, वो सारी साइकिल। उसके बाद में एंडोडर्मिस की लेयर, उसके बाद में कोर्टेक्स की लेयर, उसके बाद में एपिडर्मिस की लेयर, उसके बाद में रूट लेयर्स, सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। उसके बाद में टर्बिडिटी इंक्रीज होगी, टर्बिडिटी इंक्रीज होगी, कोशिका ने अपना गार्ड सेल्स ने अपनी किडनी शेप वाली साइज मेंटेन कर लिया। शेप मेंटेन जैसे ही कर ली, स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया। यहाँ आपके सामने एग्जांपल है, ये स्टोमेटा ने जैसे ही अपनी क्या कर ली, किडनी शेप वाली शेप अटेन कर ली, क्या हो गया आपका जो स्टोमेटा था वो ओपन हो गया, इनके बीच में जो रंध्र था वो ओपन हो गया। क्लियर? वही पोटेशियम आयन है अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, उसकी वजह से हाइड्रोजन जो सॉरी जल जो है वो क्या हो रहा है, कोशिका में प्रवेश कर पा रहा है, ठीक है, और उसकी वैक्यूल में जाकर के ट्रांसफर हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। इसके अपोजिट अगर बात करेंगे, जो भी प्रोसेस हमने अभी तक पढ़ी है, इस प्रोसेस के अगर अपोजिट बात करेंगे बिल्कुल, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, देखिए कि जो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, वैक्यूल में जो पानी होगा वो पानी यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, और पानी जैसे ही बाहर निकाल दिया तो अब कोशिकाएं टर्गिड जो थी वो कोशिकाएं फिर से क्या होगी, सिकुड़ गई, फ्लैसिड होगी। फ्लैसिड जैसे ही होगी, उन्होंने अपनी शेप जो अटेन कर रखी थी उस शेप को खो दिया। जैसे ही उनकी शेप खत्म होगी, अब क्या हो गया, स्टोमेटा बंद हो गया। यहाँ आपका ये वाला कंसेप्ट इसके साथ क्लियर होता है। आगे अगर देखेंगे तो ये जो तीन, अगर मैं पैराग्राफ की बात कर दूंगा, तो जो मैंने आपको बातें बताई है केवल वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है, पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, पढ़ के देखना, कोई डाउट आए तो बताना। जो मैं बोल चुका हूँ सारी वही बातें हैं, एक भी बात डिफरेंट नहीं है। अब आप एक चीज समझ चुके हो, यस और नो में रिप्लाई करके बताना जब मैं पूछूं उस टाइम। क्वेश्चन मेरा सुन लीजिए कि आप एक चीज समझ चुके हो कि ये जो सारा का सारा मसला है, वो सारा का सारा मसला ओस्मोसिस से ही जुड़ा हुआ है। स्टोमेटा खुलेगा, बंद होगा, ये सारा का सारा मसला ओस्मोसिस से जुड़ा हुआ है। यानी गार्ड सेल्स की जो वाटर पोटेंशियल होगा, वो वाटर पोटेंशियल अगर कम हो गया, गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल कम हो गया तो पानी एंट्री कर जाएगा। गार्ड सेल की कंसंट्रेशन अगर हाई होगी तो पानी एंट्री कर जाएगा। गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हाई हो गया तो वाटर एंट्री कर जाएगा। गार्ड सेल की डीपीडी अगर हाई होगी तो वाटर एंट्री कर जाएगा। गार्ड सेल की आपके अगर सक्शन प्रेशर हाई होगी तो वाटर एंटर कर जाएगा। यही सारे कारण है ना। अब मैंने इतने सारे टर्म्स यहाँ पे यूज कर लिए, लेकिन अब मैं एक टर्म यूज कर लेता हूँ कि सारी की सारी चीज डिपेंड करती है एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे। किस चीज पे डिपेंड करती है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे। वही आपकी सबसे सिंपल बात, लौट के बुद्धू घर को आए। सारी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को यूज करने के बाद में सबसे आसान वाले टर्म पे चलते हैं। ओस्मोसिस होता क्या है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ किसका जाना, सोलवेंट का जाना। यही होगा ना। यानी मोटा मोटा हमें गार्ड सेल्स को खोलने और बंद करने के लिए उसकी कंसंट्रेशन को कम ज्यादा करना है। क्या यहाँ तक आपकी बात समझ में आ चुकी है? बताइए प्लीज, चैट में मैसेज करके बताइए कि यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या। हाँ जी। अब देखिए, जो
स्टोमेटा के अंदर जो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, उस ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए 3 टाइप के मैकेनिज्म दिए गए। वो 3 टाइप के मैकेनिज्म कौन से? पहला बोल दिया गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू शुगर इन गार्ड सेल्स। दूसरा बोल दिया गया सिंथेसिस ऑफ शुगर और ऑर्गेनिक एसिड इन गार्ड सेल्स। तीसरा बोल दिया गया एक्टिव पंपिंग ऑफ पोटेशियम आयन एंड क्लोरीन आयन और ऑर्गेनिक एसिड काउंटर एक्शन इनटू द गार्ड सेल्स। अब ये 3 टाइप के यहाँ पर दे दिए गए। थोड़ा सा मैं इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको अभी देता हूँ, बाकी अपने इनको कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला बोल दिया गया हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस दोनों वर्ड एक साथ आ गए तो आपको पता है, मैंने आपको बोला हुआ है रूट वर्ड्स को पढ़ा कीजिए। रूट वर्ड्स को पढ़ लिया आपका सारा काम आसान हो जाएगा। हाइड्रो यानी जल, लाइसिस यानी टूटना। अगर मैं इसी के जैसा एक वर्ड यूज करूं तो कौन सा हो गया? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब क्या हो गया? ग्लूकोज। लाइसिस का मतलब क्या हो गया? टूटना, यानी ग्लूकोज का टूटना। ग्लूकोज टूटता किसके अंदर है? पायरुविक एसिड के अंदर टूटता है, पायरुवेट के अंदर टूटता है, हम जानते हैं ये चीज। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। अब स्टार्च का टूट जाना किसके अंदर? शुगर के अंदर। ठीक है, गार्ड सेल्स के अंदर। अब देखना इसके फलस्वरूप क्या होगा। अगर स्टार्च टूट जाएगा तो आप सारे लोग जानते हो स्टार्च जो है वो इनसोल्यूबल है, वो घुलनशील नहीं है जल में। ठीक है, एक कल डाउट भी पूछा था एक ने, लेकिन उसको समझ में आ गया था, लेकिन फिर भी अगर मैंने बोलने में कोई गड़बड़ कर दी और अगर किसी को कोई डाउट रह रहा हो तो बता देता हूँ। स्टार्च वाटर में इनसोल्यूबल रहता है, लेकिन जो शुगर होंगे वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब मैंने कल बोला कि ये स्टार्च जो होगा वाटर में इनसोल्यूबल रहेगा, लेकिन सीड जो होगा, सीड के अंदर पानी आ जाएगा, पानी आने के कारण क्या हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा। कारण क्या है इस चीज का? वाटर डायरेक्टली कुछ नहीं कहेगा उसको, वाटर बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा, जो एंजाइम क्या कर देंगे? स्टार्च को डिग्रेड कर देंगे। स्टार्च को डिग्रेड करने का मतलब क्या हो गया कि स्टार्च क्या है? पॉलीमर है। किस चीज का? ग्लूकोज का। बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करती हैं? स्टार्च का। ठीक है, वो उन्हें छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर सोल्यूबल है। मेरे कहने का मतलब वो था। ठीक है, यहाँ भी वही सेम चीज रहेगी कि स्टार्च जो होगा वो इनसोल्यूबल है, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाएगा शुगर में। शुगर आपके वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल होने का मतलब क्या हो गया कि वाटर में सोल्यूट की मात्रा बढ़ गई। वाटर में जैसे ही सोल्यूट की मात्रा बढ़ गई, आपकी कंसंट्रेशन उसकी बढ़ गई। हाई कंसंट्रेशन होगी, लो कंसंट्रेशन से पानी आ जाएगा। पानी आ गया, टर्बिडिटी बढ़ गई, टर्बिडिटी बढ़ गई, स्टोमेटा ओपन हो गया, पानी खत्म। इसके रिवर्स प्रोसेस होगी, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी? सिंथेसिस ऑफ शुगर। अब आप सारे लोग जानते हो जो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स के अंदर क्या चीज पाई जा रही है? आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या बनाएंगे? C6H12O6। क्या चीज है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? शुगर। शुगर क्या करेगा? पानी में घुलेगा। पानी में घुलेगा तो क्या होगा? कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तरफ वाटर मूवमेंट करेगा। वाटर मूवमेंट करेगा, वैक्यूल में आकर के इकट्ठा हो जाएगा। वैक्यूल के अंदर आकर के जैसे ही इकट्ठा हो गया, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, फिर से स्टोमेटा ओपन हो गया। तीसरा हो गया आपका पोटेशियम आयन वाला कंसेप्ट, जो अपने डिटेल में कल से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी इसमें अभी तक अगर कोई डाउट हो तो बताना मुझे। बाकी आई होप सो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे से अपन ने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। जिस चीज़ को स्पीड में चलना था वहाँ स्पीड में भी चले, और जिस चीज़ को अच्छे से बताना था उसको अच्छे से बताया भी, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह रहा हो बताना मुझे। ठीक है।